टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो एक ख़वातीन और हज़रात, आप लोग जानते हैं कि आजकल एक चीज़ है जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट है। आप जगह जगह देख रहे होंगे, आप एक वर्ड लिखा हुआ होता है AI, जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में बहुत सारे प्रीकंसीव्ड नोशंस पहले से ही थे और बहुत सारे लोग ये समझते थे कि AI जब आएगा तो ये हो जाएगा, AI की वजह से ये होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी वजह से दुनिया में तबाहियाँ मच सकती हैं। और कुछ लोगों का ये मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स खो सकते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आपके मुस्तकबिल का एक आउटलेट होगा। मुस्तकबिल के अंदर जो आसानियाँ पैदा होंगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या चीज़ है, और उसके साथ साथ एक एसोसिएशन उसकी होती है इमोशनल इंटेलिजेंस से, जिसको EI कहते हैं। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने EI का वक्त जो लफ्ज़ है वो नहीं सुना होगा। इसी बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज़ोरा उमर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम ज़ोरा। ज़ोरा बेसिकली इंटरनेशनल माइंडफुलनेस CMI UK और NLP नेशनल प्रैक्टिशनर हैं। कैसी हैं ज़ोरा, आप खैरियत से? आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए ज़ोरा। ज़ोरा, सबसे पहले मैं पूछना आपसे ये चाहूँगा कि आप एक NLP एक्सपर्ट हैं, NLP प्रैक्टिशनर हैं। आई थिंक यू नो व्हेन यू डू NLP, एक अब मुझे लगता है आपको ज़ाती तौर पे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है पहले, और उसके बाद यू आर एबल टू गिव इट टू अदर्स। तो व्हाट वाज द नीड, आपको ऐसे क्या एहसास हुआ कि आपको लगा कि आपको NLP करना चाहिए? ये जर्नी बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल भी रही है और 12 साल पहले शुरू की, और आपने बिल्कुल सही कहा कि वो मेरे अपने ही लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे जिसने मुझे इस बात का एहसास दिलाया दैट आई नीडेड टू नो माई सेल्फ मोर। मैं अपने आप को पहचानना चाहती थी और मैं कंफ्यूज्ड और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में फंस जाती थी पर्सनली, क्योंकि जो लोग मेरे आसपास होते थे मैं उनके इमोशंस, सेंटिमेंट्स, एक्शंस, रिएक्शन कुछ समझ ही नहीं पाती थी, और उसका रिज़ल्ट ये होता था कि मैं बीमार पड़ जाती थी, आई वुडंट फील नाइस अबाउट माई सेल्फ, या मैं डिप्रेस्ड रहती थी। तो NLP से, जैसे आपने कहा, वाकई जो एक जाविया खुल गया ज़िंदगी में वो ये कि जितनी इंसान मैं हूँ और जितना एहसास मेरे अंदर है उतना ही किसी दूसरे में भी है। तो आपने बिल्कुल सही बात की कि मेरी जर्नी उसी वजह से। और मेरे ख्याल से जब एक इंसान डाउन होता है या डिप्रेस होता है या उसको एक किसी भी किस्म की इमोशनल लैकिंग महसूस हो रही होती है, तो वो खुद सफ़र नहीं करता, उसके इर्द गिर्द के तमाम लोग सफ़र कर रहे होते हैं, चाहे वो आपके वालिदैन हो, चाहे स्पाउस हो, चाहे बच्चे हों। तो मेरे ख्याल से जब आपने NLP किया होगा ज़ोहरा, तो जिस तरह आपने उससे बेनिफिट किया, यकीनन आपने पहली चीज़ जो इंसान आई थिंक कोई भी सीख रहा होता है वो इम्प्लीमेंट अपने करीब तरीन लोगों के ऊपर कर रहा होता है। आपने कोई इस तरह का तजुर्बा? जी जी बिल्कुल। मैं सबसे बड़ा एग्जांपल मेरा अपना रिश्ता अपनी बेटी के साथ। मेरी बेटी है 16 इयर्स की है माशाल्लाह, एंड मैं क्योंकि काफ़ी अरसे से काम कर रही हूँ, 19 इयर्स से ज़्यादा हो गए हैं, तो मेरा उसका रिलेशनशिप बहुत फ़र्क रहा है शुरू से, इसलिए कि जब पेरेंट, आपको पता है, इस पर घर पे नहीं होता ज़्यादा, तो वो बॉन्डिंग जो एक स्टे होम मदर वाली होती है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी है, वो वाली बन नहीं पाती, थोड़ी वीक होती है। हाँ, बहुत वीक होती है। और वही चीज़ मुझे एहसास हुआ कुछ 12 साल पहले कि वो बढ़ तो बहुत अच्छे से रही थी माशाल्लाह, क्योंकि उसकी दादी और दादा बहुत इन्वॉल्व थे उसकी तरबिया में, लेकिन उसके साथ साथ मेरा उसके साथ बॉन्ड बहुत कमज़ोर था। और NLP के बाद मुझे जिस पहली चीज़ का मौका मिला वो ये था कि मेरी और मेरी बेटी की रिलेशनशिप को मैं दोबारा से एक नया बॉन्ड बना सकी। इवन विद माई स्पाउस बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस जिसमें मैं बर्स्ट करती थी, वो बिल्कुल उलट होनी शुरू हो गई, क्योंकि मुझे इस चीज़ का एहसास होना शुरू हो गया कि अगर आप नाराज़ हैं या कोई दूसरा गुस्सा हो रहा है तो उसकी कोई वजह है, उसको थोड़ी देर छोड़ दें और बार बार पूछे ना डांट करके। आई थिंक वो थोड़ी देर छोड़ना एक बहुत ही इंटेलिजेंट अप्रोच होती है।
और मुझे ऐसा लगता है ज़ोहरा ज़ाती तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि आप मेरे ख्याल से ज़्यादा तजुर्बात अगर आप शो में शामिल नहीं करते तो वो शो थोड़ा सा ऑर्गेनिक फिर नहीं लगता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थोड़ा सा स्क्रिप्टेड लगने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ एक सिचुएशन, एक आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए ना एक पूरी सिचुएशन हार जाते हैं। मुझे लगता है अपने बड़ों से जीत के आपको कुछ नहीं मिलता, अपने टीचर्स को हरा के आपको कुछ नहीं मिलता। कभी कभी आपको पता भी होता है कि दूसरा शख्स गलत बात कर रहा है और बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप मान लें, कभी सुन भी लेना कभी चाहिए, सुन लें खुद भी किसी सुन की। लेना चाहिए। सीरियसली बिल्कुल मुझे सही कह लगता है रहे हैं जो ये NLP, आई थिंक इट रियली हेल्प्स यू अ लॉट, नहीं, कि आप बहुत थोड़ा सा लगता आपके है। अंदर तमद्दुन, थोड़ा सा एक ठहराव बहुत लेकर आती है जी, ये चीज़। जी, मुझे एक बात बताएं ज़ोहरा, अभी जिस तरह मैं पढ़ रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे लोग कहते हैं कि इज़ द फ्यूचर, और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इट्स अ मेनेस, के आने वाले वक्तों में बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे और जी। एक पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अभी रिसेंटली वाक़ई। पाकिस्तान का एक चैनल है, जी। अब उन्होंने अपने जो टीवी एंकर्स हैं, हाँ। उन्होंने वो AI टीवी अच्छा, एंकर्स क्रिएट जेनरेट करना शुरू शुरू कर कर दिए हैं। दिए। एंड वो प्रोग्राम्स उनके ऑन एयर हैं और वो होस्टिंग कर रहे हैं, और मुझे डर भी लगता है कभी सोच के बट मेरे ख्याल से क्या कहेंगे इस बारे में? डू यू थिंक AI इज अ menace? What do you think? आई वुडंट से अ मेनेस ऑल टुगेदर, मैं नहीं कहूँगी ये लफ्ज़, क्योंकि देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक्चुअली इंसानों की बनाई हुई चीज़ है जो कि हमारे प्रोसेसेस को, हमारे कामों को आसान कर सके। एक तरीके से अगर बिल्कुल सिंपल मैं एक चीज़ समझूँ तो, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहे जितनी भी एडवांस्ड हो जाए असफर, रिसेंटली कुछ महीने पहले आपने, आई एम श्योर आपको पता होगा और ऑडियंस भी जानती होगी कि एक रोबोट बनाया गया है जो कि इमोशंस और सेंटिमेंट्स, इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट, और वो दोनों चीज़ें उसके अंदर हैं डली। लेकिन जो मज़ेदार बात है असफर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इंफॉर्मेशन, डेटा, एक्सप्रेशन कौन डाल रहा है? हम लोग आप डाल रहे जैसा ह्यूमन और मेरे जैसा ह्यूमन, राइट? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं ये समझती हूँ असफर, मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि चाहे जितना भी एडवांस हो जाए, फिर भी जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो होंगे एहसासात, जज्बात, ठीक है, मोहब्बत, कंपैशन, एम्पैथी, काइंडनेस। तो ये नरम दिली और उस एक इंसान का रिलेशनशिप असफर, जैसे आप हैं, आपका आपके फैमिली में रिलेशनशिप है, अपने दोस्तों के साथ रिलेशनशिप है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड आपको बना के दे दे या मुझे बना के दे दे, फिर भी एक इंसान से दूसरे इंसान का ताल्लुक नहीं टेक ओवर कर सकते। That's how I और feel. जब बात अभी हम कर रहे थे इमोशनल इंटेलिजेंस की, जिस तरह अभी ज़ोहरा बता रही है कि एक रोबोट क्रिएट किया गया है जिसके अंदर सेंटिमेंट्स और इमोशंस भी हैं। सेंटिमेंट्स और इमोशंस आपके चाइल्डहुड से आप निकाल के लाते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपके पेरेंट्स से आपको सेंटिमेंट्स और इमोशन मिलते हैं, आपके बचपन के जो तजुर्बात होते हैं वो आपके अंदर सेंटिमेंट्स और इमोशंस और एहसासात डेवलप करता है। ये चीज़ें एक रोबोट में कैसे आप शामिल कर सकते हैं, और अगर शामिल किए तो उसका आने वाले वक्तों पे क्या असर होगा, इस बारे में बात करेंगे और ज़ोहरा से। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हमारे साथ हैं ज़ोहरा उमर, जो कि एक NLP नेशनल प्रैक्टिशनर हैं, और उसके साथ साथ CMI UK और इंटरनेशनल माइंडफुलनेस पे भी बात करेंगी। ज़ोहरा, मुझे एक बात बताएं, इमोशनल इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किस तरह कनेक्ट करेंगे, उसके क्या असरात मुरतब होंगे आने वाले वक्त में? सबसे पहले तो असफर, मैं समझती हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस का जो लफ्ज़ है, जिस तरह आपने जब शो शुरू किया आपने कहा कि कुछ लफ्ज़ और कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हमारे यहाँ कम्युनिटीज़ में, सोसाइटी में, या हमारे अंदर एज अ कंट्री, एज अ नेशन नए नए बहुत सारे आ गए, और उसको सच पूछे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी कर दिया गया है। तो एक सादा इंसान, उसके लिए समझना बहुत मुश्किल कर दिया है, तो उसको पैकेज इतना मुश्किल कर दिया है कि वो समझ नहीं आता। इमोशनल इंटेलिजेंस, मैं समझती हूँ असफर, हमारा सबसे प्यारा फैसेट है इंसान होने के नाते। एग्जैक्टली। इसलिए कि IQ, जो कि जनरली कहा जाता है कि जी बच्चे का IQ कैसा है, बहुत अच्छी बात है कि हम उसको हर चीज़ सिखाएं, हर चीज़ बताएं, पूरी दुनिया की नॉलेज दें। लेकिन अगर कोई बच्चा या कोई एडल्ट, आप हैं, मैं हूँ,
किसी दूसरे इंसान का एहसास नहीं कर सकते, उसका इमोशन नहीं समझ सकते, वो क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा, ये सब सारे फीलिंग्स आप थोड़ी देर के लिए माइनस कर दें और कहें कि इमोशनल इंटेलिजेंस किसी इंसान के अंदर नहीं है। असफर, एक ये कॉन्सेप्ट मैं चाहूँगी कि आपके शो के तवस्सुत से मैं शेयर करूँ अपने कम्युनिटी से कि इमोशनली इंटेलिजेंट हम सब हैं, हम सब हैं। सिर्फ होता क्या है कि हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को, वो पंखे का रेगुलेटर होता है ना असफर, जिस तरह फ़ैन हम खोलते हैं तो हम उसका रोटेटर पूरा घुमाते हैं, तेज करते हैं, हल्का करते तेज़ हैं। करते हैं, हल्का करते हैं, वो रेगुलेट नहीं हुई हुई होती। तो हम सब हैं तो इमोशनली इंटेलिजेंट। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसी कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, हर एक के पास है। लेकिन हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस के बग़ैर अगर मैं असफर आपको कहूँ कि माइनस कर दें, तो आप सोचें कि वो मशीन जिसके अंदर सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो किस तरह से इंटरैक्ट करेगी, कैसे भांपेगी, कैसे जांचेगी कि मेरे बच्चे को चोट लगने वाली है या लग गई है। आप खुद सोचें। सो इमोशनल इंटेलिजेंस मैं फिर भी समझती हूँ कि चाहे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक में, कि चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी भी एडवांस्ड हो जाए, जो कि हम देख रहे हैं कि हो गई है, अभी आपने सरोगेसी की बात की थी, और उसी के साथ साथ आपको पता भी होगा कि अब वूम्स भी तैयार हो गए हैं। Exactly. और वो वूम्स लैब्स की तरह तैयार की गए हुए हैं कि जिसमें माँ और बाप देख सकते हैं अपने बच्चे को Develop होता 9 मंथ्स में डेवलप होता हुआ। दैट्स आर्टिफिशियल लेकिन इंटेलिजेंस। ज़ोरा, अगर आप अगर थोड़ा सा भी पीछे चले जाएं, इतना दूर भी नहीं मेरे ख्याल से, और अगर आप सदियां पीछे भी चले जाएं, ये जो खित्ता रहा है साउथ एशिया, आई थिंक ये जज्बात में बहुत आगे रहा है। हाँ, हमेशा आपको से। पता है एक इमोशनल पीस ऑफ लैंड है ये पूरा। जी, जितना बिल्कुल भी है। हम लोग हैं सारे, इंडियन, पाकिस्तानी हाँ। और श्रीलंकन, फॉर दैट जी, मैटर साउथ जी। इंडियंस, ये जितना भी एरिया रहा है, ये बहुत आई थिंक जज्बात बहुत रहा है। उसके इर्द हाँ। गिर्द अगर आप और थोड़ा फार ईस्टर्न कंट्रीज में चले जाए, जी। मिडिल ईस्टर्न में चले जाए, वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें मुझे लगता है मैकेनिकल रही हैं। रही हैं हमेशा यहाँ से। पे हम लोग बहुत एक जज्बाती रहे, चाहे वो खाने का मामला हो, रिश्तों का मामला हो, बिल्कुल ये एक सही बहुत कह ही। रहे और हाँ, अगर हम लोग कभी मैं प्लेस में भी काम कर रहा होता हूँ, तो जी। मेरे ख्याल से हर ड्रामे के अंदर ये डायलॉग होता है, मैं तुम्हारी जज्बात समझ सकती हूँ हाँ। या समझ सकता हूँ। हाँ। तो ये जो जज्बात का गेम है, मेरे ख्याल से ये वेस्ट में इतना था नहीं, और था नहीं आई कभी। थिंक हर चीज़ को बिल्कुल आप सही कह एक रहे प्रोफेशनल सांचे में नहीं डाल सकते। नहीं, नहीं, कि हर that's चीज़ not को possible। साइंटिफिकली आप नहीं। आपको पता है, मैं कभी कभी ये सोच रहा होता था, जोहरा, एक बहुत ही फजूल सी बात है, लेकिन आई थिंक इसका एक कोई छोटा मोटा लिंक निकलेगा इस I'm चीज़ से। sure। एक्सक्यूज मी, लेकिन मुझे लगता है कि जो कॉफ़ी बनाना एक चीज़ होती है कि यू नो, हाँ। इफ़ आई एम मेकिंग कॉफ़ी फॉर यू, हाँ। तो आई थिंक इट विल हैव इमोशंस इन इट, कि मैं उसको फेंट लूँगा, उसको हाँ, एक ज़ाहिर स्टाइल है। से बनाऊँगा। कॉफ़ी मेकर इज सच एन इमोशनलेस मशीन। That's so true, मुझे लगता असगर, है आप बिल्कुल ठीक कन्वीनियंस कह तो रहे उसमें हैं। आ गई है कि बिल्कुल। आपने 2-4 बटन दबाए, वो कॉफ़ी तैयार होगी। लेकिन इफ समबडी इज मेकिंग कॉफ़ी फॉर यू आउट ऑफ लव, जैसे ना अम्मी कोई खाना बनाएंगी या कोई शेफ खाना बनाएगा, तो एक जज्बात उसके अंदर। जो फीलिंग है ना, हाँ, जो फीलिंग है दैट यू वुड गेट, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी प्यारी बात कही कि यही है वो इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको मैं समझती हूँ हमेशा पावरफुल रहेगी। और फिर इस एआई की मशीन को या इस आर्टिफिशियल चीज़ को, जैसे अभी आपने कहा कॉफ़ी मेकर, उसके अंदर डेटा एंट्री करना क्या है, चलेगा कैसे, वो सारा डायरेक्शन भी तो फिर एक ह्यूमन ने ही देना है और ना। पता है, ज़ाती तौर पर मुझे मज़े की भी नहीं लगती। दैट्स सो ट्रू। वो हाथ से पिटी हुई कॉफ़ी का फ़र्क अलग एक है। मज़े की भी नहीं लगती। अच्छा, आप एनएलपी की प्रैक्टिशनर हैं, और ये आप, आई एम श्योर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आई एम श्योर यू नो इट मस्ट बी इन प्ले विद जी। योर डेली लाइफ। मुझे एक बात बताइए, का मुश्किलात का सामना आपको ज़ाती तौर पे कहाँ करना पड़ता है? ज़ाती तौर पे मैं ये समझती हूँ कि जब से ये 12 साल का जो ये ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी रहा है इस पर, और माइंडफुलनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस को जब मैं पाकिस्तान में हम थ्रू आवर कंपनी लेकर आए 8-9 साल पहले, तब से अब तक पे जो सबसे बड़ा चैलेंज अब बनता जा रहा है वो ये कि क्योंकि मैं उस इंटरनेशनल कम्युनिटी का पार्ट हूँ कि जिसमें हम रेगुलर मेडिटेशन और रेगुलर चीज़ों पे काम करते रहते हैं। जब मैं अपनी टीम के साथ ऑडियंसेस में जाती हूँ तो उनको ये लगता है कि शायद मैं इस माइंड सेट में पीसफुल, माइंडफुल, पॉज में हर वक्त जा पाती हूँ, जो कि सच नहीं है इस पर। आई एम अ ह्यूमन, और मेरा चैलेंज पर बहुत दफ़ा ऐसा आ जाता है जो कि बहुत फैक्चुअल है। होता क्या है कि सिचुएशन डिमांड करती है कि मैं पॉज करूं, लेकिन उस वक्त मेरा दिल नहीं चाह रहा होता है पॉज करने का। तो वो जो एजिटेशन होती है मेरे अंदर, वो कभी कभार बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस कोई माई चाइल्ड नॉट लिसनिंग टू मी, मेरा बच्चा नहीं सुन रहा मेरी बात। सो
मेरे घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि क्योंकि मैं एक NLP मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ, मुझे समझ आना चाहिए कि इसको ट्रीट कैसे करना है। और ये आई थिंक इससे बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं, हमारे साथ रोजाना होता है कि सिचुएशन एक चीज डिमांड कर रही होती है और उसका आपका दिल नहीं चाह रहा नहीं चाह रहा। आपको करना पड़ता है। जिस तरह आप इस वक्त ब्रेक आ गया है, दिल नहीं चाह रहा ब्रेक लेने का, लेकिन लेना तो पड़ेगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हमारे साथ हैं जोरा उमर, जो कि NLP प्रैक्टिशनर है। जोरा, व्हाट इज CMI UK? CMI UK is one of the world's largest and the oldest, सबसे पुरानी मेंटरिंग और कोचिंग फर्म है, जिसको डेविड क्लटरबर्ग लीड करते हैं। और वो टोनी रॉबिन्स और इस तरह के जो मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुनते रहते होंगे यूट्यूब पे, उन सब के कोच और गुरु रहे हैं। तो CMI UK के साथ एफिलिएशन मेरी बनी इस तरीके से दैट मेरी ट्रेनिंग ही उनके साथ हुई, उन लोगों के साथ मुझे मौका मिला और मैंने पढ़ाई भी उन्हीं के साथ की। तो फिर इवेंचुअली जब साउथ एशिया में आने की बात आई और उन्होंने कहा, उन्होंने अपना इंटरेस्ट का उन्होंने इजहार किया कि वो काम करना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो हमने कहा हम करेंगे आपके लिए। तो हम इस तरह से CMI UK से जुड़े और इस तरह CMI UK जो है वो एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान में और साउथ एशिया में मेंटरिंग हब के थ्रू ही काम करता है। अच्छा, और आपका ताल्लुक किरण फाउंडेशन से भी रहा? किरण फाउंडेशन जो है असफर, आपने मेरे दिल का, आप समझो कि दुखती दिल के रग। तार है, नहीं दुखती रग तो नहीं, तार होते ना दिल के, उसमें से एक बहुत करीबी तार है। और सबीना खत्री जो फाउंडर हैं किरण फाउंडेशन की, वो मेरी दोस्त भी हैं, मेरी मेंटोर भी हैं। और मेरा, मैं किस तरह एक्सप्लेन करूँ, हमेशा स्पीचलेस हो जाती हूँ। किरण फाउंडेशन से मेरा ताल्लुक़ आप समझे तो मेरा और मिसेस खत्री का जो पहली मुलाकात थी वो हम मिले ही इसी तरह से एक इवेंट पे थे, जहाँ पे पता चला कि मिसेस खत्री ने जो स्कूल बनाया है लियारी में, वो पाकिस्तान का पहला मदर और चाइल्ड प्रोग्राम है जो ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि लियारी इज़ एन एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा प्रिवेल करता रहा है ओवर द ईयर्स। हालांकि असफर आप अग्री करेंगे कि ट्रॉमा से हर कोई गुजरता है। Absolutely. और किसी की भी ज़िंदगी ऐसी नहीं है कि वो ट्रॉमा में ना हो। तो किरण फाउंडेशन से मेरी मुताबिकत या मेरा उनका साथ जो है वो इसलिए ज़्यादा मजबूत तरीन हो गया है अरसे से, क्योंकि सबीना खत्री का जो विज़न है कि बच्चों को, उनकी माँओं को और फिर पूरे घराने को ट्रांसफॉर्म करना है, वो बस दिल के साथ लग गया है। सो उस तवस्सुत से जी मैं वहाँ पे जनरल बॉडी मेंबर भी हूँ और कोर कमेटी की मेंबर हूँ। तो स्ट्रेटिजिकली जो बहुत सारे काम हो रहे हैं वो भी हम आपको लगता है लियारी बेहतर हुआ है ओवर दीस इयर्स? ट्रांसफॉर्म हो गया है असफर। बेहतर लफ्ज़ मैं समझती हूँ कि बहुत छोटा है, क्योंकि 18-20 साल पहले का बीज डला हुआ। अब इस साल ये बच्चे यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, कोई लम्स पहुँच गया है, कोई USA से हाई स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम करके आ गए। आई वुड वांट टू इनवाइट यू, इन फैक्ट अभी टेक द अपॉर्चुनिटी टू फॉर यू एंड योर टीम टू कम टू लियारी। आप लोग ज़रूर आएँ और हम आपको सबसे मिलवाएंगे अपने दोस्तों से। तो किरण फाउंडेशन का जो मिशन है वो आप समझें कि गलत नहीं होगा कहना कि वो मेरी ज़िंदगी के मिशन के साथ बहुत मैच करता है, जिसकी वजह से मेरा दिल ऐसे जुड़ गया है। और वो बहुत अमेजिंग जगह है। मैं आप बोलने से ज़्यादा मैं चाहूँगी कि आप लोग आएँ, हमें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जोरा, मैं एक चीज़ सोच रहा था कि जिस तरह आप कह रही हैं ना कि हर कोई ट्रॉमा से गुजरता है। बिल्कुल आपको पता है बचपन और चाइल्डहुड एक इतना एक नाजुक टाइम होता है हर इंसान की ज़िंदगी का, कि अगर उस वक्त बच्चे एक बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशंस अगर देखते हैं कि घर के बाहर एक जंग हो रही है या लड़ाई हो रही है या घर के अंदर वालिदैन की लड़ाई हो रही है और एक पूरा सा एक इस तरह का एक एनवायरनमेंट चारों तरफ अगर फैला हुआ है, तो वो जब बड़े होते हैं तो वो हर चीज़ को हंगामी तौर पर डील करते हैं। उनको लगता है कि अब हम बड़े हो गए तो हर चीज़ के अंदर हमें एक इमरजेंसी नाफिज करके, अच्छा इस तरह के बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा दिल के अमराज में मुब्तला होते हैं, क्योंकि दिल कहते हैं ना एक दहल सा जाता है, इनका दिल फिर दहला रहता है। हर चीज़ में लगता है कि कोई बहुत बड़ा छोटी सी भी किसी लड़ाई का, छोटे से भी आर्ग्यूमेंट का जो एक रिज़ल्ट होगा वो कोई बहुत बड़ी लड़ाई या कोई बहुत बड़ा
आर्गुमेंट हो जाएगा जिसकी वजह से एक हार्ट ब्रेक का बड़ा खतरा होगा, और हर इंसान हार्ट ब्रेक से बचने की भरपूर बिल्कुल, कोशिश करता है। मुझे बिल्कुल। लगता है ज़ोहरा, ये जो माइंडफुलनेस है या NLP प्रैक्टिसिंग है, ये अगर इस तरह के इलाकों में की जाए तो मुझे लगता है ये एक इंसानी तौर पे भी एक बहुत बड़ा, आई थिंक, एक ट्रांसफॉर्मेशन लोगों के जहनों की भी बहुत हो जी, सकती तो है। मैं इस पर मैं इसीलिए फर्दर आपको बताऊं कि किरण फाउंडेशन के स्कूल में ऑलरेडी जो करिकुलम है, जो एक सादा करिकुलम किसी भी नॉर्मल स्कूल में चलता है, वो चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक पैरेलल करिकुलम चल रहा है जिसके अंदर सोशल इमोशनल लर्निंग और माइंडफुलनेस पे बचपन से काम किया जाता है। सो जब बच्चा प्री स्कूल में आता है 2-2.5 साल का, तब से ही उसको बताया जाता है कि उसका अपना एहसास और उसकी अपनी इमोशन और उसके दोस्त की या उसकी अम्मी की या उसके अब्बू की इमोशन उसके अपने लिए समझना कितना ज़रूरी है। तो बच्चे ब्रीदिंग एक्टिविटी से दिन शुरू करते हैं, चेक इन करते हैं, और इसी तरीके से उनका दिन जो है वो अनफोल्ड होता है। सो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इन 18-20 सालों की ट्रांसफॉर्मेशन में एक सबसे बड़ा हाथ जो है वो है ही माइंडफुलनेस, सोशल इमोशनल लर्निंग और मेंटल हेल्थ का। मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बहुत कोर फोकस है, और मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट स्कूल के कैंपस पर है, जो कि कभी एक्सेलेंट, जो तो कि बहुत कभी हमने- बेहतरीन बात है। और हर चीज़ को जो बच्चे क्लास के अंदर जिस तरह बिहेव करते हैं, जिस तरह एक्शन या रिएक्शन देते हैं या जवाब देते हैं टीचर को, द टीचर्स आर नॉट अलाउड टू पनिश द चाइल्ड इन क्लास। उनको डांट नहीं सकते, उनको पनिशमेंट नहीं दे सकते, लेकिन उनको फिर वो रेफ़र करते हैं मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट में, और साइलेंटली बताते हैं कि हमें लगता है कि इस बच्चे को कोई ट्रॉमा है जिसकी वजह से वो ये रिएक्शन या एक्शन क्लास में शो कर रहा है। आपको पता है, अब मुझे अगर ज़ाती तौर पे मैं कभी कोई चीज़ें सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये इस चीज़ की आगाही पहले इतनी नहीं थी जितनी कि अब है। पहले मुझे लगता है कि जो बुलिंग के ऊपर आजकल, अगर आप इंटरनेशनली आप देखें तो बुलिंग के ऊपर बाकायदा प्रोग्राम्स होते हैं। स्कूल के अंदर अगर बुलिंग हो रही हो, अगर स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे को बुली कर रहे हो, तो एक बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो जाता है। यू कैन एक्चुअली सस्पेंशन पे बात आ जाती बिल्कुल है ऐसे ही होता है। स्टूडेंट्स की। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मेरे स्कूल में टीचर्स बुलिंग करते थे, और वो क्या करते थे, अरे मोटे इधर आओ, अरे काले इधर आओ। आप सोचें, अब ये छोटी छोटी बातें होती थी। अब मुझे एक बात याद है कि क्लास 6-7 में जिस बच्चे का नाम मोटा पड़ गया था, वो O लेवल्स A लेवल्स तक उसका नाम मोटा रहा। अब आज वो दोस्त कहाँ है, वो किस ट्रॉमा से गुजरता रहा, और वो उसने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया टीचर्स की वजह से कि मैं तो एक मजाक हूँ, और उसने शायद अपनी सारी ज़िंदगी खुद को सीरियस नहीं लिया। और ये मेरे ख्याल से जो एक माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग होती है, जो NLP की ट्रेनिंग होती है, या अगर ये जो मोटिवेशनल स्पीकिंग होती है, इसकी जवानों से कहीं ज़्यादा उन लोगों को भी ज़रूरत होती है जो कि उस ओहदे पे या एक ऐसे स्टेटस पे फाइज हैं जहाँ पे वो बहुत सारे लोगों को डील कर रहे हैं या लोगों तक आगाही इस बात की पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है, कभी कभी जिन लोगों को वी लुक अप टू, या जो हमारे बड़े होते हैं, जो हमें कुछ सिखा रहे होते हैं ज़ोहरा, हमें लगता है कि जिस तरह आप यकीनन इस बात से एग्री करेंगे कि वालिदैन की हर बात हमें ऐसा लगता था ये तो सही है, बिकॉज योर पेरेंट्स आर योर हीरोज। आपको लगता है कि जो अम्मी अब्बा कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर डाउन द लाइन आपको एहसास होता है कि वो भी इंसान है, वो भी गलती कर सकते हैं। ज़ोहरा, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं, और हमें ज्वाइन किया है आप सबकी फेवरेट डॉक्टर बिल्किस ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, आप पिछले कई दफ़ा आप शो पर आई हैं और बार बार हमें एक कॉल रिसीव होती है डिफरेंट सिटीज़ से, और उनका मसला और मकसद एक ही होता है कि शादी को इतने साल हो गए हैं और औलाद नहीं हो रही है। एक तो सबसे पहले ख़वातीन और हज़रात, इस तवज्जुह से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर कोई किसी के साथ भी इस तरह का मसला दरपेश है, तो उसके अंदर सिर्फ आप एक जो खातून हैं उनको ब्लेम नहीं कर सकते, या सिर्फ उनके टेस्ट पे टेस्ट नहीं करा सकते।
जो मर्द हजरात हैं उनको भी अपने टेस्ट कराने चाहिए, उनको भी अपनी एक सेहत को मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि जो औलाद है ऑफ कोर्स अल्लाह ताला का सबसे बड़ा तोहफ़ा होता है कपल के लिए। तो उसके लिए दोनों की सेहत अगर सही होगी तो ही आपको इंशाल्लाह औलाद की जो नेमत है अल्लाह ताला उसे नवाजेगा। लेकिन डॉक्टर साहिबा, आपने लास्ट टाइम कहा था शो पे कि ये चीज़ आराम से क्योर हो सकती है। आप मुझे सबसे पहले बताएं रीज़न क्या होते हैं इनफर्टिलिटी के? अच्छा देखिए, इन फॉर नो रीजंस भी इनफर्टिलिटी होती है। मतलब कुछ होता है कि अगर आप मेडिकली फिट हैं, दोनों मियाँ बीवी, और उनकी औलाद नहीं हो रही होती है, तो इसका मतलब है हुक्म इलाही नहीं है। एक तो ये है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आप साइंटिफिकली आ जाते हैं तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। ख़वातीन की अगर मैं बात करूं तो उनके एग साइज़ जो है वो मैच्योर नहीं बनता, और उनके और दूसरे मसाइल होते हैं कि जो उनके माहवारी का जो सिस्टम है वो सही नहीं होता। लेकिन इनफर्टिलिटी में हार्मोन्स बैलेंस नहीं होते, और जो एग साइज़ है वो इतना मैच्योर नहीं होता कि वो कंसीव कर सके। अब हम आते हैं मेल पे। मेल में ये होता है सीमन एनालिसिस, जैसे स्पर्म काउंट जो होता है उसमें ख़राबी हो सकती है, उसमें जो है और रैपिड लीनियर वो सही ना हो। मतलब आपके स्पर्म बहुत अच्छे हैं मगर रैपिड लीनियर यानी कि उनकी छलांग अच्छी ना हो तो भी हो सकता है। और बहुत सारी बीमारियों की वजह से, बहुत सारी अद्वियात खाने की वजह से भी हार्मोन्स पे प्रेशर पड़ता है, तो इनफर्टिलिटी हो सकती है। लेकिन इनफर्टिलिटी किसी भी पैथी में काबिल इलाज है अगर आप बगैर छोड़े। मतलब कुछ लोग क्या कहते हैं, गिव अप कर देते हैं, बहुत इलाज करा लिया, बस 2 साल इलाज कराया, छोड़ देते हैं। आप जिस भी डॉक्टर को विज़िट करते हैं उसको कम से कम 6 महीने लाजमी आप दें। 6 मंथ के बाद अगर आपको लगता है तो आप स्विच करें। हमारे यहाँ इन जो मतलब कि ऐसे कपल होते हैं वो ज़्यादा, उनको मतलब कि माशरे की तरफ से प्रेशर भी बहुत होता है, तो वो स्विच बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो ये वजह होती है। और फिर मेल में ये भी होता है एजोस्पर्मिक होते हैं, यानी कि उनके स्पर्म्स जो हैं उनमें औलाद पैदा करने की जरासूमें होते ही नहीं हैं। अगर वो कुदरत की तरफ से नहीं हो तो उसका इलाज नहीं हो सकता। हाँ, साइंस में है कि फिर वो बोन मैरो से फिर आपको ट्रीटमेंट पे जाना पड़ता है, या अगर बचपन में हम नेचुरोपैथ कहते हैं अगर मम्स निकले मेल में तो उनके जो है ना स्पर्म्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, या उनके जो रिपोर्ट्स है वो एजोस्पर्मिक आ सकती है। इस सूरत में उनकी उम्र अगर 30 साल से कम है तो होम्योपैथिक में भी इसका इलाज है और नेचुरोपैथी में भी इसका इलाज है। बहुत सारे ऐसे मरीज़ मेरे पास आए जिनका केस ये था कि उनको बचपन में मम्स हुए थे और उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें जो है ना वो एजोस्पर्मिक आते थे। तो जब उनका इलाज किया गया तो अल्लाह गफूर रहीम के हुक्म से उनकी औलाद हुई। होगी। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, जिस तरह आप जानती हैं कि आजकल जो लड़के लड़कियां हैं उनका एक बहुत ही क्रेजी सा लाइफस्टाइल रहता है। कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कुछ भी मिल गया खा लिया। और आप जिस तरह आप लोग देख भी होंगे ख़वातीन और हज़रात, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और जो लोग हैं जिन्होंने लेट शादियां की थी, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा एक प्रेशर का वक्त है। वो चाहते होंगे कि उनके बच्चे जल्दी से प्रैक्टिकल लाइफ में आएँ, और उस जल्दबाजी के अंदर डॉक्टर बिल्किस बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो अपनी सेहत को उस तरह नहीं रख पाते जिस तरह रखना चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या यूथ में किस किस्म की डाइट, कौन सी दवाइयाँ जिनसे परहेज़ करें, क्या चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए जिससे आप फर्टाइल रहें आगे? देखिए, सबसे पहले आजकल तो देखिए अगर शादी भी कर लेते हैं ना तो वो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए, और वो 5 साल का गैप लेते हैं। उसमें ख़वातीन जो है ना वो मेडिसिन यूज़ करती हैं, वो आपके जो है ना हार्मोन्स या आपके एग बनाने की जो सलाहियत है उसको आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म कर देती हैं। इस तरह भी वो कपल इनफर्टाइल हो जाता है, जो फिर उसमें रहता है कि नहीं अभी हमें औलाद नहीं चाहिए, अब हम अपना फ्यूचर बना लें। अच्छा, जहाँ तक ग़िज़ा की बात है, आप हर चीज़ खाएं जो अल्लाह ने दी है, हर वो चीज़ नहीं खाएं जो इंसान ने बनाई है। अल्लाह गफूर रहीम ने हमें मतलब कि खाने के लिए मुर्गियाँ दी। हमने कहा यार ये तो 6 महीने में बड़ी होती है, तब कौन इंतज़ार करे, 1.5 महीने में बड़ा कर दो।
हमने उसको क्या किया, हार्मोनल इंजेक्शंस। हाँ, हमने हार्मोन्स दिया, इस तरह करके उसको जल्दी से बड़ा कर दिया। अब जो एक कुदरत का प्रोसेस था उससे हमने उसको हटा दिया, तो बजाय वो हमें फ़ायदा देने के वो हमें नुकसान देने लगी। अब उसका नुकसान ये होता है कि आप ओबीस हो जाते हैं ना, मोटापे की तरफ शिकार हो जाते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगाता है। मतलब कि अब आप बच्चों को देखिए जो जंक्स खाते हैं वो उनके मील्स 1-2 नहीं होते हैं, उनके मील्स कितने होते हैं, वो 4 से 6 मील खा रहे होते हैं। उनके मील्स की टाइमिंग अगर मुझे तो हर लगता 2-2 है घंटे में खा रहे होते हैं। डॉक्टर साहब मुझे लगता है उसमें एडिक्टिव्स होते हैं। मुझे लगता है कि बच्चों की क्रेविंग इतना नशा जैसे Craving, टूट रहा है, बिल्कुल। वो कहते हैं वही खाना है, वही खाना है। बिल्कुल। पहले के ज़माने में देखिए कार्ब्स आपके दिमाग की ग़िज़ा है ना, हम 2 खजूरें खा लें हमारा पेट भर जाता है, सही है ना, हमें नहीं और नीड होती। लेकिन अब आप बच्चों पे हैं, उसको 10 खजूरें दे दें, उसके बाद भी वो कहेगा कि मुझे ये चिप्स ला दें, मुझे मतलब कि माँ बाप भी मजबूर होकर उनको वही सारी चीज़ें देते हैं, जो गलत है। अगर आप नेचर के ख़िलाफ़ जाएंगे तो देखिए अभी हमारी लाइफ जो है ना, पहले के ज़माने में आप सुनते थे कि 100 साल 80 साल, अब जो डेथ रेशियो है वो भी 60-50 तक रह गया है। बिल्कुल। तो ये क्या है, ये लाइफस्टाइल और आपकी ग़िज़ा। इसी तरह इनफर्टिलिटी को बढ़ाने में भी लाइफस्टाइल और ग़िज़ा ज़्यादा काम करता है, क्योंकि साहब, नेचर से करीब नहीं होते। डॉक्टर साहब तंबाकू नोशी का एक बहुत मेजर ट्रेंड है और अब वो 4 तरह की इजाद हो चुकी है। कुछ लोग, वो एक मशीन होती है छोटी सी, वेप कहते हैं, उससे स्मोक बिल्कुल, कर रहे हैं, बिल्कुल। कुछ लोग हुक्का पी रहे हैं, कुछ लोग सिगरेट ही पीते रहते हैं, जो अच्छा कि सख्त देखिए, गलत है। पहले के ज़माने में हुक्का में तंबाकू के पत्ते रखे गए होते थे। तंबाकू बहुत अच्छा इलाज है आपके पेट का, मगर जब उसको हमने प्रोसेस किया, फिर जब हमने उसको सिगरेट की शक्ल में लेकर आ गए तो वो नशा बन गया। और पहले ऐसा होता था कि घर में अगर कोई मेल जो है वो अगर सिगरेट पी भी रहा है ना, तो माँ बाप का एहतराम होता था, वो कभी भी उनके सामने नहीं पीते थे। मगर फिर आया हमारे माशरे में शीशा कल्चर, सब मिलके जाने लगे। ये भी इनफर्टिलिटी का एक जो है ना सबब बन सकता है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि तंबाकू के जो फेजेस आ गए हैं, जो वो उनमें एक्सट्रैक्ट और ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो वो भी इनफर्टाइल करने में आपकी मदद करता है। जिनको बच्चे नहीं चाहिए तो अब और क्या कह सकते हैं, फिर आप पिएं। पीते रहे। हमारे साथ फरजाना की कॉल है, फरजाना से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी फरजाना, क्या सवाल है आपका? मेरे साले के डॉक्टर, मैं ना डॉक्टर से बात करूँ कि मेरी जिस्म जिस तरीके ना, जिस तरीके कांटी में पैदा पतली पैती है, इस तरीके ना जिस्म में यानी कि सुस्त हो जाता है, कभी हाथ कभी पाँव कभी दिल में दर्द, जिस तरह से हो जाता है कि बत्ती इस तरह आ गया। जिस्म सुन हो जाता है, अच्छा, दर्द जिस्म रहता है। पता अच्छा आप जी जी ऐ नहीं पता चलता कि मसला के यानी कि खून की कमी है या कि कोई कमजोरी आ रहा है, या ब्लड का मसला है। यानी कि ब्लड मेरा काफी लो हो रहा है, यानी कि 120 होना से 80 पर है। क्या ब्लड प्रेशर का लो हो जाता है, उनको समझ नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है। अच्छा अच्छा, देखिए ब्लड प्रेशर खून की कमी की वजह से भी लो हो सकता है ना। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है, सीबीसी करा लेना है, सही है। उससे पता चलेगा कि आपके ब्लड में क्या मसला है। हाथ पाँव का सुन होना कैल्शियम की कमी भी हो सकती है, और या विटामिन D3 का कम होना। ये तो 3 आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे कि जो आप टेस्ट कराएं। अब घर में आप क्या करेंगी, आप सफ़ेद मौसली उसको पीस कर पाउडर बना कर रख लीजिए, और फिर उसको 1 चुटकी सुबह शाम आप इसका इस्तेमाल कीजिए। मुनक्के और इंजीर का इस्तेमाल कीजिए। किसी भी अच्छे ब्रांड का शरबत फौलाद ज़रूर पीजिए। साथ में डॉक्टर को ज़रूर विज़िट कीजिए, ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर आपको पक्का पता है कि आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, तो लौंग और नमक हम वज़न पीस कर पाउडर बना लीजिए। जब आपको चक्कर आए, आपको लगे आपका बीपी लो हो रहा है, तो आप ज़रूर जो है ना मतलब 1 चुटकी इसको जो है ना आप 1 पिंच जो है ना उसको फाँक लिया करें, तो उससे जो बीपी बहुत ज़्यादा एकदम से लो हो रहा होता है ना, वो सही हो जाता है। तो आप ये करके देखिए। और जो जिस्म में दर्द वगैरह रहता है, तो ये सब कैल्शियम, आयरन डेफिशिएंट, विटामिन D3 की कमी, तो इसमें क्या होता है कि जिस्म सुन हो जाता है, दर्द होता है, चक्कर आते हैं, जैसे कह रही बीपी लो रहता है, हर वक्त इंसान थका थका रहता है।
तो ये सारी रीजंस हो सकती हैं। फिर अगर अकड़ाहट के साथ अगर दर्द है तो हो सकता है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, एकदम से ना स्टिफ हो जाती है बॉडी अगर यूरिक एसिड के वजह से हो, तो उसमें ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा काम किया हो और बहुत ज़्यादा थकावट होती है। या B12 कम हो सकता है, बहुत सारे रीजंस है। तो एक CBC कराने में काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, मुझे भी ना कभी कभी बहुत ज़्यादा लथाजी और एक थकन और लगता था एक वो बॉडी में ना एक हर वक्त कभी कभी लगता था कि थकन सी है। आपने मुझे कहा था कि बीफ वीकली खाया करो, बीफ। और जब से वो मैंने स्टार्ट किया है, एक हफ्ते में एक दिन बीफ का रखा है, वो चीज़ एकदम से काउंटर हो गई। क्योंकि देखिए माशाल्लाह आप अपने सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो एक चीज़ आपकी उसमें ऐड हो गई ना, तो उससे आपको मतलब एक मिल गया कि थोड़ी बहुत अगर B12 की कमी है तो वो उससे वहाँ पूरी से हो जाती है। पूरी हो जाती है। हमारे साथ आयशा हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम आयशा। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आजकल भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर कॉलिंग आयशा। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, क्या सवाल है आपका? जी मैं डॉक्टर साहिबा से बात करनी थी, मेरा ना औलाद का मसला है। किसका मसला है? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी मैंने पूछना था, मेरी शादी को ना 1 साल 8 माह हो गए हैं। पहले मुझे हमल हुआ, वो 3 माह के बाद ना मुझे DNC करवानी पड़ी, उसकी ग्रोथ नहीं हुई। फिर मुझे 6 माह के बाद दोबारा से प्रेगनेंसी हुई, तो वो भी ऐसे ही हुआ, उसकी भी ग्रोथ बिल्कुल नहीं हुई। तो उसके बाद अब मुझे दोबारा से हमल हुआ है 1 माह का। अच्छा, कितने लेकिन महीने अब का है? उसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे ना इंजेक्शन वगैरह भी लगा रही हैं डॉक्टर ने ना पेट में, अच्छा देखो बेटा, अगर आपको और हमल मुझे ना हाइपोथायराइड भी है। हाइपोथायराइड है। अच्छा आयशा हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पे। डॉक्टर साहिबा इनका मसला सुन के इसको जवाब देंगी। थोड़ी देर के बाद वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, जवाब आप ज़रूर सुनिएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग सर। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले आयशा का कॉल आया था कराची से। जी डॉक्टर बिल्किस। अच्छा, उनका कुछ बातें मेरी समझ आ रही थी, उन्होंने- कुछ नहीं उन्होंने आ कहा रही कि थी, उनके लेकिन फिर उन्होंने कहा कि 3-4 मिसकैरेजेस हुए जी। हैं और अब अल्लाह के हुक्म से वो प्रेग्नेंट है। और आयशा लाइन पे भी हैं हमारे अच्छा जी आयशा, देखिए प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी हो जाती है ना, तो मैं आपको एक नसीहत के तौर पे कह रही हूँ, सिर्फ आपने गायनाकोलॉजिस्ट की बात माननी है, ठीक है? होम रेमेडी वगैरह भी अगर आप किसी की कर रही हैं तो आप उससे पूछ के करेंगी। और आपको हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड है, जो मिस्टेक थायराइड के पेशेंट करते हैं, वो मैं आपको बता दूं, दवा वक्त पर नहीं लेते। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक दिन 7 बजे लिया, दूसरे दिन 8 बजे लिया, तीसरे दिन 9 बजे लिया, 7 बजे के बाद 8 बजे लिया, तो 1 घंटे आपकी बॉडी ने दवा के बगैर एक्ट किया, क्योंकि वो दवा जो है 24 घंटे के लिए। दूसरे दिन 8 बजे लेकर फिर जो है ना, सुबह 6 बजे उठ गए तो 6 बजे ले ली। 8 बजे से दवा अभी आपके बॉडी में है, 2 घंटे पहले आपने दवा का डोज फिर दोबारा आपने कंज्यूम किया, तो उससे क्या होता है कि फ्लक्चुएशन आती है, जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो आप प्रेग्नेंट हो, जो एलोपैथिक की दवाइयाँ खा रही हैं वो उनका इस्तेमाल करें, सिर्फ अपनी गायनाकोलॉजिस्ट की सुने इस वक्त, क्योंकि ये एक सिचुएशन है। क्योंकि कोई भी मतलब कोई चीज़ भी, किसी चीज़ से भी आपको एलर्जी हो सकती है, किसी को शहद से भी हो सकती है। तो मैं कैसे आपको कोई भी हर्बल रेमेडी बता सकती हूँ? मैं आपको मतलब कि आप मेरी पेशेंट नहीं हो, मैंने आपकी हिस्ट्री नहीं है मेरे पास ना, मैं किस तरह बताऊँ फिर? ठीक है। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, बहुत दफ़ा मैंने आप देखा है कि आप कभी कभी कह रही होती हैं कि फॉलिक एसिड चेक कराएं या फॉलिक एसिड खाना शुरू करें। फॉलिक एसिड तो देखिए, फॉलिक एसिड तो बिल्कुल इनको इस्तेमाल करना है, फॉलिक एसिड तो। और एक और बात बताऊं, अगर आपने फॉलिक एसिड इस्तेमाल नहीं किया तो आपके बच्चे में नुक्स आ सकता है, पूरी ज़िंदगी के लिए जो है ना आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। फॉलिक एसिड की कमी की वजह से बच्चों में नुक्स आता है, वो जो है माजूर पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए फॉलिक एसिड तो अगर मेरे पास बच्चियाँ आती हैं, मैं कहती हूँ आपकी शादी होने वाली है, आप फॉलिक एसिड का इस्तेमाल अभी से शुरू कर दें। फॉलिक एसिड तो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है ना, सारे टॉक्सिक निकालता है। आम अल्फाज में मैं आपको बता रही हूँ, तो आपने उसका तो इस्तेमाल करना है, विटामिन ई का इस्तेमाल करना है। मगर फैमिली वे में इनको कितनी डोज चाहिए, डॉक्टर के पास जाकर ही मालूम करें तो बहुत अच्छा है।
अच्छा डॉक्टर बिल्किस, अगर कभी किसी लड़की की शादी होती है और आजकल आपको पता नहीं चलता कि किसी की सेहत कैसी है, और पूछते हुए भी कभी कभी एक दोनों पार्टीज शर्मा रही होती हैं कि भाई अब हम ये बात कैसे पूछ रहे हैं, आप करती हैं रेकमेंड कि टेस्ट होने चाहिए, मेडिकल टेस्ट? सारे रूबेला का भी होना चाहिए, मेडिकल टेस्ट दोनों तरफ से होना चाहिए, हेपेटाइटिस बी का टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि देखें आप अपने साथ दूसरों की ज़िंदगी से भी खेलते हैं। मैं तो ये भी कहती हूँ कि अगर आपके बेटे में एज ए स्पर्मिक है, जैसे उनकी एक शादी नहीं चली, तो ऐसी बहुत सारी बच्चियाँ भी होती हैं जो स्मॉल साइज़ यूट्रस होती है, जिसकी वजह से वो माँ नहीं बन सकती पूरी ज़िंदगी। तो रिश्ते भी ऐसे करने चाहिए ताकि दोनों कपल अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजार सकें। ठीक है। तो काफ़ी मेरे पेशेंट ऐसे थे जिनको मैंने घरों के नंबर दे दिए कि अगर आपके साथ ये मसला है, आप शादी करना चाहते हैं, तो ऐसी बच्ची है आप उनसे कर लें, ताकि वो छुपा कर शादी करना, नुक्स छुपा कर शादी करना बहुत बुरी बात है। और फिर सारी किसी जिंदगी की अजियत। जिंदगी आप खुद भी अजियत में, दूसरों के को भी अजियत में। मगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज का ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती या उसका इलाज नहीं कराएं, क्योंकि मेरे पास ऐसे केस भी आए हैं सिर्फ पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से डिवोर्स हुई है। क्या करें खुदारा, आप लोग किसी की बच्ची के साथ ऐसा जुल्म कैसे कर सकते हैं? और वो भी उनकी नंद और सास ने किया कि नहीं ये माँ नहीं बन सकते, हम इंटरनेट पे पढ़ा है। तो भाई इंटरनेट पे अगर आपने पढ़ा है तो इंटरनेट को ही अपना डॉक्टर बना लें, उधर से ही सब कुछ मालूम किया करें, क्योंकि वहाँ इतनी फेक चीज़ें होती हैं, इतनी एक दाना भी होगा ना वो आखिर में जाके कैंसर हो जाएगा। तो खुदारा ये ना करे किसी के मतलब औलाद पे इतना बड़ा ब्लेम, इतना उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धब्बा लगा और दिया। फिर वो ताने और तशने और एक बिल्कुल ये सब वो सारी जिंदगी का सिलसिला। हमारे साथ नाजिया हैं पंजाब से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। जी नाजिया, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल आपको फिक्स ये है कि मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी नहीं है, मेंसेस का भी प्रॉब्लम है और एग्स जो बनते हैं उनका भी प्रॉब्लम है, एग्स नहीं बनते। अच्छा, किसका प्रॉब्लम है? एग्स। अच्छा, आपके एग्स का प्रॉब्लम है। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 31 साल है। 25 साल है? शादी को 15 साल हुए? 31। 31। मैं अच्छा 31 से मैं घबरा गई, मैं कहती छोटी उम्र में शादी। ठीक है बेटा, मैं बता देती हूँ आपको, मैं बता देती हूँ आपने क्या करना है। अजगन नागोरी, अजगन नागोरी, सफ़ेद मौसली। तीसरी चीज़ है सतावर। अजगन नागोरी, सफ़ेद मौसली, सतावर, तीनों को हम वज़न पीस कर पाउडर बनाकर रख लीजिए। आपने क्या करना है, इसमें से 1 चम्मच 1 कप दूध में डालकर दिन में 2 बार आपने पीना है। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपके जो एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है उसमें फ़र्क पड़ेगा। और मूली के बीज 7 से 8 दाने सुबह खाली पेट आपने इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह उससे भी फ़र्क पड़ेगा। एक और चीज़ है पपीते के बीज। अब क्या करते हैं कि अगर औलाद नहीं चाहिए होती तो पपीते के बीज बहुत ज़्यादा तादाद में औरतें कंज्यूम करती, जो गलत है। मगर पपीते के बीज जो है साहिब औलाद करने के लिए बहुत अच्छे हैं। आपने टैबलेट की तरह करना है। देसी पपीते के बीज एक सुबह नाश्ते के बाद, एक दोपहर को, एक रात को, उसको निगल लेना है, उसको तोड़ना नहीं है। ये मतलब टोटका है, इसी तरह कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह गफूर रहीम आपको साहिब औलाद करें। और दूसरा आपने क्या करना है, आपने अदरक का कहवा पीना है, एक्सरसाइज करना है और पर्पल और ब्लू कलर के कपड़े पहनने हैं ताकि आप रिलैक्स रहो, तो इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। हमारे साथ साइमा है लाहौर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, आपका क्या हाल है? हम आपका शो बहुत शौक से देखते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा शो है आपका। थैंक यू साइमा, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, कोई सवाल है आपका? जी सवाल भाई हमारा डॉक्टर साहब से ये कि आप बात करवा दें, मेरे ना 2 बेबी मिस हुए हैं, तो आगे से 6 साल हो गए हैं तो बेबी नहीं हो रहा। तो मैंने ना मेडिसिन जो डॉक्टरी है ना वो बहुत खाई है, इलाज भी करवाया, तो आगे से ना कोई अच्छे की उम्मीद नहीं अल्लाह की तरफ से आई। तो मैंने ये इसका हल पूछना था डॉक्टर साहब से। नहीं तो आपने क्यों खाई? आपने अपने हस्बैंड का टेस्ट कराया है? जी हस्बैंड का टेस्ट बिल्कुल सही है। हाँ जी, उसका टेस्ट बिल्कुल सही है। जो पहला बेबी हुआ था ना उसके पैदाइशी दिल में सुराख था, तो वो उसके बाद 2 बेबी मिस हुए हैं, तो उसके बाद कोई दोबारा नहीं हुआ। हाँ बस। अच्छा,
ठीक है, कोई बात नहीं, आप रिलैक्स रहें। आप ये बताएं, आपका वेट ज़्यादा तो नहीं है? नहीं वैसे नॉर्मली मैं आपको ना ARY तनीदा के शो पे भी देखती हूँ और मैं इधर भी देख रही हूँ, माशाल्लाह, तो जैसे आप है ना ऐसे ही वेट है। अच्छा इसका मतलब आप फिट है। जी जी। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, अभी मैंने जो नुस्खा बताया ना, अजगन नागौरी, सफ़ेद मौसली और सतावर, इन तीनों को पीसकर पाउडर बना के रख लीजिए और इसमें से 1 चम्मच सुबह शाम 1 कप दूध में डाल के पीजिएगा। सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कीजिए, मूली के बीज का मैंने आपको बताया, पपीते का बताया, जो आपसे पहले कॉलर को बताया सब आप भी कीजिए। अदरक का कहवा पीजिए। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, जब हम अकड़ते हैं तो पूरी बॉडी, जैसे स्ट्रेस लेते हैं ना, बस एक और मिसाल देती हूँ, जैसे हम अपने हाथ को ऐसे बांधते हैं, अगर हम ताकत लगा के खोलने की कोशिश करेंगे ये कभी भी नहीं खुलेगा। इसको खोलने के लिए हमें बहुत रिलैक्स होना पड़ेगा, आस्ते आस्ते हम इसको खोलेंगे। इसी तरह अगर औलाद के लिए आप रोना धोना, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन लेंगे तो आपको वो मंजिल शायद नहीं मिले, अल्लाह पाक देना चाहे तो ठीक है, लेकिन आप ये स्ट्रेस वगैरह करके आपके हार्मोन्स को आप सप्रेस करते, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा देते हैं। अल्लाह से दिल लगाइए, जिस भी मज़हब की हैं आप उस मज़हब के हिसाब से अल्लाह गफूर रहीम से मांगिए, स्ट्रेस नहीं लें। इसके लिए मैं कहती हूँ कि जैसे होता है रोना धोना बहुत आता है ख़वातीन को, तो मैं कहती हूँ कि कैमोमाइल टी पिया करें, वो आपके कॉर्टिसोल लेवल को कम करने में आपकी मदद करता है, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि रिलैक्स होते हैं तो टारगेट इजीली अचीव होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे ज़ाती तौर पर भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि उनकी सेकंड प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती, पहला बच्चा हो जाता है फिर दूसरे का ट्राई करते रहते हैं। अच्छा, इस पे मैं थोड़ी सी बात करूँगी, जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जो 40 डेज़ का पीरियड, जो अरसा होता है ना ख़वातीन का, जो ये कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं होता, उनके साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। जैसे अपना ख्याल नहीं रखना, कान नहीं ढांकना, पाँव नहीं ढांकना और ठंडी चीज़ें खाना। जैसे मतलब बेबी डिलीवर करने के बाद कभी भी चावल का इस्तेमाल नहीं कीजिए, यखनी का इस्तेमाल कीजिए। जैसे पुराने ज़मानों में अछवानी बनती थी, अदरक का इस्तेमाल कराया जाता था, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी बॉडी के लिए। अब इसकी साइंटिफिक अगर एविडेंस नहीं है ना, तो इसके मैंने पूरी अपनी पेशेंट से हिस्ट्रियाँ तैयार की हुई हैं कि पहला ग़िज़ा आपने क्या खाई थी। दही का इस्तेमाल भी नहीं करना, ऑल्दो कि दही गर्म होती है, बहुत लोग कहते हैं कि दही ठंडी होती है, उसकी तासीर गर्म होती है। दूध का इस्तेमाल, खाली दूध का ग्लास नहीं पीना, उसमें जैसे सूजी वगैरह डाल के, हल्दी वगैरह डाल के आप इस्तेमाल करें। नीम गरम से थोड़ा सा ऊपर खाना खाएं, जैसे गरम खाना तो नीम गरम खाना खाना चाहिए, लेकिन जो मतलब 40 दिन होते हैं तो हम नेचुरोपैथ कहते हैं कि नीम गरम पानी का इस्तेमाल करें, नीम गरम खाना खाएं। इसीलिए जो पानी देते थे जच्चा को, तो वो पानी में क्या होता था, अजवाइन होता था, दालचीनी का टुकड़ा होता था, तो वो भी जो है ना पेट को भी साफ़ करता है। तो एक वजह ये भी हो सकती है, मैं अपनी जो है 15 से 18 साल की प्रैक्टिस में आपको बता रही हूँ कि जो पहला कोक पी लेते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं करना, याद रखें। जैसे फ्रिजी ड्रिंक्स डिलीवरी के 40 दिन तक, 40 दिन बाद तक, 40 दिन तक। और पहली ग़िज़ा कभी भी चावल नहीं होनी चाहिए। याद रखें कि आप जो पहली ग़िज़ा बच्चे के बाद आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें चावल, दही, ठंडी चीज़ें, ठंडा खाना, और जो बाज़ार के जो है ना कबाब वगैरह, जो सारी चीज़ें नहीं, घर का शोरबे वाला जिसमें आप रोटी चूर के खाएं, जिसमें हल्दी अजवाइन ज़्यादा हो। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। डॉक्टर बिल्कीस हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी पे, उन कपल्स पे जो कि जिनको अभी तक अल्लाह ताला ने औलाद का तोहफ़ा नहीं दिया। डॉक्टर साहब,
आपको पता है कि आजकल दुनिया के ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं इवन फिल्म एक्टर्स नेशनली इंटरनेशनली लेटर एज में शादियां करते हैं। तकरीबन 35 के बाद बहुत सारे लोग हैं जो कि शादियां प्रेफर करते हैं कि पहले करियर में थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाए, जो भी वजूहत उनकी होती हैं। डॉक्टर साहब, उसके बाद प्रेगनेंसी के क्या चांसेस होते हैं? अगर हमारे पास कोई एलोपैथिक डॉक्टर्स आते हैं तो वो कहते हैं वो बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी 30 समझे। के बाद 35 के बाद यही समझा जाता है। देखिए, अगर प्राइम एक दफ़ा बेबी हो गया है ना, सेकेंडरी है तो वो फिर भी हो जाता है। लेकिन अगर मतलब बच्चे हुए ना, वो कंसीव करना चाहते तो फिर उनके लिए हाई रिस्क होता है। हम भी यही कहते हैं। ठीक है, हम तो नेचुरोपैथ है, नेचुरोपैथ में तो ऐसा कि ना 20 में शादी हो जानी चाहिए। ठीक है, जब बॉडी अपने प्राइम पे होती है। बिल्कुल, जब बॉडी अपने प्राइम पे होता है, जब ताकि आपके बच्चे में भी कोई नुक्स ना हो। ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी, जैसे आप मतलब ओल्ड एज की तरफ जाते हैं और आप प्रेग्नेंट होते हैं तो बच्चे के लिए भी वो खतरात बढ़ जाते हैं कि अल्लाह ना करे उसमें कोई नुक्स ना हो। तो डॉक्टर साहब, जो नुक्स की अगर हम बात करते हैं तो वो नुक्स एक फिजिकल डिफॉर्मिटी होती है या हार्मोनल डिफॉर्मिटी भी हो सकती है? फिजिकल ज़्यादा होता है। हार्मोन क्रोमोसोम वाले तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, वो फिर आपकी नस्ल में भी चलता आता है, फिर वो एक कुदरती कुछ हो जाता है तो अलग चीज़ है। ठीक है। मगर फिजिकल और मेंटली जो है ना बच्चों में लेकिन आ डॉक्टर जाते साहब, हैं। अगर कोई खातून है जिनकी 35-36 के बाद शादी का उन्होंने फैसला किया है और वो साहिब औलाद होना चाहती हैं, तो उनको क्या अपने डाइट में, सेहत में कौन सी शुरू से देखिए, आपने अपना डाइट मैंने बहुत आसान अल्फाज में मैं समझाती हूँ कि आपको अल्लाह ने जो दिया है ना, आप वो इस्तेमाल करें। जैसे हम बहुत ज़्यादा फ्रिजी ड्रिंक्स, जंक फूड कलर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं समझ ही नहीं आता। बिरयानी में जब तक रंग नहीं होगा, चावल के अलग अलग इस्तेमाल नहीं करेंगे, जाना तो वो जर्दे का रंग के दूसरे फूड कलर्स के साथ पेट में ही जाना है। तो हम इतने उनको रंग क्यों देते हैं? वो जो रंग हम देते हैं अपने खानों को, वो हमारी आँखों को तो अच्छा लग सकता है, दिल को अच्छा लग सकता है, लेकिन हमारे मैदे को नहीं अच्छा लगता। फिर वो गड़बड़ा जाता है, फिर उसको हज़म करना है। तो ये सारी चीज़ें कि फूड कलर और सोने जागने के औकात, सूरज के साथ उठना और चांद के साथ सोना कौन करता है? आजकल सब चांद के साथ उठते हैं, सूरज के साथ सोते हैं। बिल्कुल सही। यही सारी चीज़ें हैं ना। फिर सेहत का ख्याल नहीं रखते, फिर हम सब चीज़ें केमिकलाइज खा रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं और हम तो अपनी चीज़ों को धोते भी केमिकल में हैं। हमारे घरों में जो पानी आ रहा होता है वो कौन सा प्योर पानी है? जो हम पी रहे हैं वो कौन सा अच्छा है? तो जब हम इस दुनिया में रहते हैं, इसके साथ हमें चलना है, तो फिर हमें क्या करना है कि कोशिश करनी है कि डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करें, अपने ऑर्गन्स को जो है ना ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर तरीके से करें, और ग़िज़ा सादा रखें, सादा ग़िज़ा रखें और पूरे मतलब भर के ना खाएं कि खाना खाने में ही आपको डकारें आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अपना लाइफस्टाइल जितना सादा करेंगे इतना आपके लिए अच्छा है। अच्छा, हमारे साथ यास्मीन है कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। अस्सलाम भाई, मैं ज़रा डॉक्टर प्लीज से बात हो सकती है? जी जी बिल्कुल, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुझे मेरे यहाँ ना तकरीबन 10 दिन हुआ ना नवासी हुई है। ठीक है। तो, हाँ, मुझे ये पूछना है कि बच्ची का नाक अभी कच्चा है तो उसमें मुझे क्या इस्तेमाल करना चाहिए, नारियल तेल या कोई किस्म का क्रीम? तो आप मैं जब तक टीवी तक जा रही मुझे बता देंगी, और अपनी बच्ची को मैं अभी क्या ग़िज़ा दूँ जो उसकी सेहत के लिए बेहतर हो। अच्छा, माँ वो बच्चे दोनों। फीड करा रही है बच्ची को? बच्ची को फीड करा रही लेकिन आ नहीं रहा है, तो वो अभी डब्बे का दे रही है। उसके लिए यही मैं पूछी, उसके लिए मुझे क्या करना है? मैं जब तक टीवी तक जा रही हूँ आप मुझे बता दें, बड़ी अच्छा मेहरबानी ठीक होगी। है, आप जाए, मैं बता देती हूँ। जी, हमें बता दो। कॉल किया यास्मीन ने कराची से। आप जी बता देती हूँ। अच्छा देखिए, आपने क्या करना है, बिनोला के बीज मंगा लीजिए, कॉटन सीड होते हैं, बिनोला के बीज मंगा कर और करना क्या है, आपने लेना 1 गिलास पानी, 1 गिलास दूध, 1 चम्मच बिनोला के बीज जो है ना उसको कूट कर इसको इतना पकाएं कि दोबारा ये 1 कप या 1 गिलास पानी रहे, 1 गिलास दूध रह जाए बिनोला वाला। आप ये उसे ज़रूर दीजिए। पानी जो आप देंगी अपनी बच्ची को, उसमें सौंफ, अजवाइन जो है ना 1 लीटर पानी लीजिएगा, 2 चम्मच जौ लीजिएगा, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सौंफ। इसको एक ज़रा गर्म पानी को गर्म करके इसमें मिक्स कर लीजिए, और फिर ये आप पानी जो है ना अपनी बेबी को दीजिए, अपनी बेटी को दीजिए। और बिनोला वाला बताया, उससे फ़र्क पड़ेगा। और
पॉपकॉर्न जो होते हैं, मकई, छोटी मकई मिल जाती है जो दूधिया मकई होती है, उसको उबाल के दीजिए, उससे इंशाल्लाह उसको फीड अच्छा आएगा। और जहाँ तक आप कह रही क्या खिलाना है, तो मैंने अभी आपको बताया बहुत ही सादा ग़िज़ा, शोरबे वाली चीज़ें जिसमें अदरक, लहसुन और हल्दी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा किया हुआ हो, तो जिसमें रोटी चूर के खाया जाए। और जैसे बहुत सूजी का इस्तेमाल, दूध में सूजी डाल के दीजिए, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहबा, जिस तरह बहुत सारी खवातीन हैं जो कि एक बात मानती हैं कि जब प्रेगनेंसी अर्ली स्टेजेस में होती है, जैसे दूसरे तीसरे माह में, उसके अंदर कहते हैं मछली नहीं खानी चाहिए, अंडे पपीता नहीं खाना चाहिए, अंडे नहीं खाना चाहिए, तो वो डॉक्टर साहब वो क्या मछली भी नहीं खानी चाहिए। एलर्जी होती है कि बहुत सारे हाई एलर्जी वाली चीज़ें होती है ना, कुछ को फ़िश से एलर्जी होती है तो बहुत ख़तरनाक एलर्जी होती है। स्ट्रॉबेरी से भी जो है ना कुछ लोगों को एलर्जी होती है, अगर होती है तो बहुत ख़तरनाक होती है, ठीक है। और प्रेगनेंसी में ना कुछ ख़वातीन 360 डिग्री चेंज हो जाती, कुछ को बिल्कुल बहुत नींद आ रही होती, कुछ बहुत हाइपर हो जाती, कुछ को बहुत खुश रहती, कुछ को इतना गुस्सा आता है कि सारे लोग कहते हैं कि बस कमरे में ही रहे, क्योंकि मूड स्विंग्स वगैरह सारी चीज़ें हो रही होती। अब आते हैं ग़िज़ा पे। ग़िज़ा पे जो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाए वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जैसे पपीता 9th मंथ में खाना चाहिए। अगर आप पपीते को इसलिए भी नहीं खाएं कि आपको कब्ज़ रहता हो, अगर ऐसा है तो आप अमरूद खाएं। फ़िश एलर्जी। और ना दूसरी चीज़, कलेजी नहीं खानी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं वो कलेजी का इस्तेमाल करते हैं, ना किसी का कलेजा भूने ना कलेजी भून के खाए सीधा डॉक्टर के पास जाके जो आपको आयरन टैबलेट दे वो इस्तेमाल करें। ऑल्दो के कलेजी बहुत अच्छा सोर्स है जो आपके B12 को बढ़ाने में भी मदद करता है, लेकिन उसमें एलर्जी कंटेंट मतलब ज़्यादा हो सकता है किसी को भी, तो नहीं खाना चाहिए। अच्छा, कलेजी और फिश, स्ट्रॉबेरी, पपीता, पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पाइनएप्पल भी लास्ट 9th मंथ में आप खा सकते हैं। पाइनएप्पल भी बिग नो है। ठीक है, ज़बरदस्त। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सादिया रहीम यार खान से। जी अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम सलाम। जी सादिया, क्या सवाल है? मुझे डॉक्टर बकीर से बात करनी है। मेरी उम्र है 23 और ना मेरे बाल साइड हो रहे हैं। बाल वाइट हो रहे हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा बेटा, खाने पीने में अपना ख्याल रखती हो? खाने पीने में बस खाती पीती हूँ सही। क्या शौक से खाती हो? मैं क्या शौक से खाती हूँ? क्या? चावल खाती हूँ ज्यादा। अच्छा, चावल शौक से खाती हो। और फ्रूट्स में फ्रूट्स खाती हो? दूध वगैरह? फ्रूट्स भी खा लेती हूँ, दूध भी कभी कभी पीती हूँ, रोज नहीं पीती। सही, ठीक है, मैं बता देती हूँ। देखिए, अगेन मैं खुद नेचुरोपैथ हूँ तो कुदरत से आपको बताती हूँ, जो चीज़ रख के काली हो जाती है ना, उसमें आयरन कंटेंट बहुत अच्छा होता है, तो आप वो इस्तेमाल करें। जैसे सेब रखेंगे तो काला हो जाएगा, लौकी तुरई काट के रखेंगे काला हो जाएगा, गन्ने का जूस भी काला हो जाता है। जी, तो गन्ने का जूस काला हो जाता है। तो मैं आपको समझाने के लिए कि जो भी चीज़ आप रखो और वो थोड़ी देर में जैसे डार्क काला हो जाए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, उसका इस्तेमाल करें। आंवले का मुरब्बा सुबह निहार पेट खाना शुरू कर दें। आंवला रीठा सिकाकाई को भिगोकर लोहे की कढ़ाई में उबाल लीजिए, छान लीजिए और उसका स्प्रे किया करें, और तो इससे इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, इंशाल्लाह। और शरबत फौलाद जो है ना वो उसका इस्तेमाल करें। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों में ये आजकल अर्ली एज ग्रेइंग होना। हाँ, अर्ली एज ग्रेइंग, देखिए आपको बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, आपको जिंक डेफिशिएंसी हो सकती है। फिर मैं जो उसका इलाज करती हूँ वो मैं होम्योपैथिक में करती हूँ, ड्रॉप्स और सारी चीज़ें देती हूँ। फिर हमारे नेचुरलाइज का ग्रेलेस पाउडर है, उस वो सारी चीज़ें हम देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है जो कि मैं आपसे पूछना चाहता, इससे को रिलेटेड ही सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था। तस्मिया ने कराची से पूछा, इनकी एज 39 इयर्स है और ये शादी कर रही हैं और प्रेगनेंसी ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट करती हैं। एक बहुत ही इनका जो कि लिखा हुआ है, जो हम मेंशन नहीं कर सकते, एक लाइफस्टाइल उनका रहा है, पहले इसमें स्मोकिंग भी थी और बेइंतहा ट्रैवलिंग थी। इनको अब क्या करना चाहिए ताकि इनकी एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो सके? सबसे पहले अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए। अच्छा, वो कैसे?
ऊंट कटारा देखें, आपने बॉडी में सबसे जो आपका जिगर है ना, सबसे पहले आप अपने जिगर को डिटॉक्स कीजिए। जिगर को डिटॉक्स करने के लिए और जो स्मोकिंग या और भी कोई दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बेस्टेस्ट थिंग है मिल्क थिस्टर यानी ऊंट कटारा। ऊंट कटारा की अगर टैबलेट मिल जाती हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें एक्सट्रैक्ट से निकली हुई होती है। नहीं तो आपको मार्केट में ऊंट कटारे का पूरा पौधा मिल जाता है, उसको कूट लीजिए, पीस कर पाउडर बना लीजिए। 2 बड़े चम्मच 1.5 कप पानी में इतना उबालें कि वो 1 कप रह जाए, फिर उसको छान के जो है ना दिन में 2 बार पीजिए। ये हर वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, गुटखा, पान, छालिया, उससे भी ऊपर से ऊपर चीज़ें खाते पीते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, वो कीजिए। और ये मुस्तकिल इनको 3 महीने करना है। और फिर सिर्फ घी, तेल, चीनी बंद कर देना। अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है ना, तो घी, तेल, चीनी बंद कर दीजिए, उबला हुआ खाना खाएं, तो इंशाल्लाह बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। आप शादी कीजिए, अल्लाह गफूर रहीम आपको साहिब औलाद करे। हमारे साथ सोनश हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम सोनश। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? क्या सवाल है आपका? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक हो? जी मैम, मुझे आपसे ये बात करनी थी कि जैसे कि मैं खुद भी एक गायनेक हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ना हमारी मेडिकल टर्म में भी इसका पॉजिटिव फैक्टर, एटियोलॉजिकल फैक्टर अननोन होता है, नहीं पता होता हमें कि इसका क्या है। किसी भी बुक में आप देख लें, तो स्पेशलिटी करने के बावजूद भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिसमें प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर का आजकल बहुत एक आया है। तो प्रीमेच्योर उसके अंदर ना वो बेचारी जो मेरी फ्रेंड है वो ऑलमोस्ट 23-24 की होगी, और अब उसका इनफर्टिलिटी मतलब एंटी मलेरियन हार्मोन उसका बेचारी का 0.0 कुछ समथिंग है। अब हमारे गायनी के अंदर और मेडिकल उसमें तो इसकी कोई रीजन ही नहीं है। ये एक मिरेकल हो सकता है कि उसकी कोई औलाद हो जाए, कुछ हो जाए, पर उसकी भी रिसेंटली शादी हुई है। FSH LH कितना है? AMH तो बहुत ही लो है। FSH और LH इसमें भी मैम इतना कोई खास नहीं था, इसमें भी FSH ज्यादा था, LH कम था। LH कम था, मतलब वो ओके। तो देखिए उसमें भी यहाँ के गायनी के बहुत बड़े बड़े गायनेक से हमने बात की, लेकिन उस बेचारी का कोई उसमें नहीं हुआ। उसके जैसे आपको पता है ना कि ये चीज़ होती है, तो एक लड़की छोटी उम्र की शादी हो गई, अब इन लॉज मतलब हर चीज़ उसकी ना बहुत ज़्यादा वैसी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसमें कोई आपकी इसमें नॉलेज में कोई चीज़ ऐसी हो कि कुछ मिरेकल हो जाए, इसलिए कि हम तो मिरेकल में ही कह सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं कि अल्लाह कुछ कर दे तो उसकी जी बिल्कुल। जी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले उसका विटामिन D3 देखें कितना है, और जैसे आप लोग इवनिंग प्रिमरोज ऑयल ज़रूर दीजिए। इसका फिर हम क्या करते हैं, जो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर के हमारे पेशेंट होते हैं उनको मैं हर्बल और होम्योपैथिक दोनों देती हूँ। हर्बल मैं आपको बता देती हूँ, गोखरू ट्राइबुलस, ठीक है। तो ये गोखरू को पीस कर पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद 1 चम्मच 1 कप पानी में उबालकर दिन में 2 बार दीजिए। इसके साथ अदरक का इस्तेमाल ज़रूर करें। और देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हमें क्या करना है, बहुत अच्छी खुराक देनी है, तो उसके लिए वॉल योगा जो है ना एक्सरसाइज करनी है। फिर एक कॉम्बिनेशन मैं बनाती हूँ, अगर आपका नंबर मुझे मिल जाए या आप विज़िट कर लें, तो मेरे पास प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर के केसेस आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे डील करते हैं। दावा नहीं करते कि शिफ़ा होगी, क्योंकि शिफ़ा सिर्फ अल्लाह गफूर रहीम देते हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट होता है। ज़बरदस्त। और डॉक्टर बिल्किस का जो कॉन्टैक्ट नंबर है और वो आप तक हम पहुंचा देंगे सोनश। और डॉक्टर बिल्किस बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। हम हमेशा कोशिश यही करते हैं, और डॉक्टर बिल्किस का हमेशा से ये एक कोशिश ये होती है कि कोई एक सब्जेक्ट लेके आप तक उसकी आगाही पहुंचाएं। अगले हफ्ते फिर डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ होंगी। वेडनेसडेज डॉक्टर बिल्किस को डेडिकेटेड होते हैं हमेशा से। डॉक्टर बिल्किस थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग चाय। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। वक्त हो जाता है कि मैं सुकून से बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय करूं, क्योंकि अब शो टेक ओवर कर लेंगी शेफ नौरी। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कैसी हैं? लेट हो गई आज लेट हो गए इस पर, कभी कभी होता है ऐसा, कभी आप भी लेट हो जाते हैं। फौरन से तैयारी से आती है, ये आपकी बेस्ट बात है जी क्या बना रही है आज आप?
आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का बोटी रोल, पराठा रोल। अरे वाह। मैं तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, इसकी चटनियाँ बहुत डिफरेंट बनी है। तो आपको मेरी हेल्प की जरूरत है वहाँ पे? नहीं असफर, बिल्कुल सही। अगर होगी तो आप आ जाइएगा जी जरूर। आप अपनी कॉफी एंजॉय करें जी। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का बोटी पराठा रोल। अच्छा, इसके साथ मैं ज़रा फ्लेम ऑफ कर देती हूँ, ज़रा बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है। अच्छा, मैंने इसके लिए 2 किस्म की चटनियाँ बनाई हैं, 2 डिप्स बनाए हैं, जिसमें कि मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसमें 1 कप दही लिया है, ठीक है। उसमें मैंने 3 टेबलस्पून योगर्ट डाला है, उसको थोड़ा सा मैंने पकाया है। साथ में मैंने चाट मसाला, लेमन का रस ये डाल के और 1 हरी मिर्च को चॉप करके और थोड़ा सा पेपरिका पाउडर डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया था। तो ये हमारी एक तरह की चटनी बनी है, जो कि ये पराठे में बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, एक मैंने चटनी बनाई है, लाइक वही हरा धनिया पुदीने की जो चटनी होती है वो बन गई है। दही के साथ थोड़ा रायता बनाया है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें चाहिए पराठे, जो कि मैंने 6 पराठे ले लिए थे। पराठों का मैंने आपको पहले ही बताई थी रेसिपी। लाइक 2 कप मैदा है, उसमें आधा कप दूध है, थोड़ा सा नमक है, 1 टीस्पून चीनी है और 2 टेबलस्पून सूजी है। हमने उसका पूरा हमने इसको गूंद के हमने इसके पराठे हमने बना लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें चाहिए इमली की चटनी है। अच्छा, ये गार्लिक मेयो है, नॉर्मल मेयो भी घर में होता है। आपने कुछ नहीं करना, आपने ब्लेंडर में मेयो डालना है, ठीक है। उसके अंदर आपने थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट डाल दें या चॉप करके उसको ब्लेंड कर दे, तो आपका गार्लिक मेयो बन जाएगा। अच्छा, इसमें काला नमक जाएगा, नॉर्मल नमक इसमें जाएगा, चॉप वो है लहसुन है, शिमला मिर्च है, टिक्का मसाला किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, वो इसमें 1 टेबलस्पून जाएगा, काली मिर्च का पाउडर है। और ये हमारे पास चिकन है, जो कि मैंने 500 ग्राम लिया, ½ kg, ठीक है। वो 2 ब्रेस्ट पीस से बोनलेस, तो मैंने इसको क्यूब्स में इस तरह काट लिया था। तो चले अब आ जाते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। चलें जी, अब हमने इसमें डालना है ऑयल। अच्छा, ऑयल ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसमें 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसमें हमने ऑयल ऐड किया। अच्छा, ऑयल के साथ साथ हम इसमें डालेंगे चॉप्ड गार्लिक। इसमें चॉप गार्लिक जाएगा, इसको हम सौटे करेंगे। और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे ये ग्रीन शिमला मिर्च है, हरी वाली, कैप्सिकम, बेल पेपर जिसे हम बोलते हैं, ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर हम ये ऐड करेंगे ये चिकन हमारा, ठीक है। ये हमारा चिकन जाएगा। मैंने शिमला मिर्च क्यों ऐड किया, क्योंकि इसका जो एक टेस्ट होता है, एक अरोमा होता है, वो इसके अंदर चिकन के अंदर आ जाएगा, थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर। इसलिए मैंने ये, क्योंकि इसमें हरी मिर्च हम ऐड नहीं करेंगे, हमें इसमें शिमला मिर्च ऐड करनी है। चलिए जी, इसको हम बिल्कुल हाई फ्लेम पे स्टर फ्राई करेंगे इस तरीके से। अच्छा, साथ साथ मैं इसके डालूंगी ये टिक्का मसाला, इसमें जाएगा, ठीक है। टिक्का मसाला ऐड करेंगे इसके। इसमें टिक्का मसाला ऐड हुआ। अच्छा, ये चीज़ हम आप अगर पराठे के साथ, आप पीटा ब्रेड पे भी आप लोग ये बना सकते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग पराठे, तो आप लोग पीटा ब्रेड पे भी ये बना सकते हैं। और ये भी बहुत जल्दी रेसिपी बनती है, बहुत मज़े की। बस सारी चीज़ें आप लोग की लाइनअप हो तो फिर इतना टाइम नहीं लगता। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करेंगे, अच्छा मैंने टिक्का मसाला डाला, इसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो हम सॉल्ट थोड़ा सा कम डालेंगे। अराउंड 1/4 टीस्पून इसमें नमक गया, ठीक है। काली मिर्च का पाउडर इसके अंदर जाएगा, ठीक है। और इसमें जाएगा इमली का जो पल्प है, हम इसमें डालेंगे अराउंड 1 टेबलस्पून, ठीक है। इसके अंदर ये जाएगा और फिर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, हाई फ्लेम पे बनाने से क्या होता है, पानी नहीं छोड़ती चिकन, तो उसको हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ये, और चिकन है बोनलेस से वैसे भी जल्दी गल जाती है, और ब्रेस्ट पीसेस हैं तो और भी जल्दी गल जाते हैं। थाई पीसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ब्रेस्ट पीसेस में आराम से ये चिकन जल्दी से टेंडर हो जाती है। अच्छा, जो फिश लवर्स हैं या सी फूड लवर्स हैं, चलिए इतने हमारा ये चिकन रेडी हो रहा है, हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, कहीं जाइएगा नहीं।
वेलकम बैक। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले चिकन को मैं थोड़ा भून रही थी। अभी देखें इसका थोड़ा सा पानी रह गया, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ड्राई, बिल्कुल ड्राई हो गई है, ताकि फिर हम पराठे में चटनियाँ, मेयोनेज़ ये सब लगा के फिर हम इसके रोल्स बनाएंगे। इसको अभी थोड़ा सा ड्राई होना है। अच्छा, ये वाला जो मैंने आपको डिप बताया था, क्रीम एंड योगर्ट एंड चाट मसाला, लेमन जूस, पेपरिका पाउडर, ये ज़रूर बनाइएगा। और क्वांटिटी इतना वो नहीं है, लाइक अगर आपने 1 कप अगर आपने योगर्ट लिया या हाफ कप योगर्ट लिया तो उसमें 2 टेबलस्पून आप लोग क्रीम डाल दीजिएगा। अच्छा जी, अब मैं इसमें आप लोग क्रीम डाल दीजिएगा, पेपरिका पाउडर डाल दीजिएगा, लेमन जूस डाल दीजिएगा, वो बहुत मज़े का डिप बनेगा। अच्छा जी, अब ये देखें हमारा ऑलमोस्ट ये ड्राई हो गया है और चिकन भी हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है। अच्छा, ये देखें मैंने यहाँ पे लिया है ये पराठा, ठीक है, या मैंने फॉइल के रैप्स काट के रखे हुए हैं ताकि हम इसी में रैप करेंगे पराठे को, रोल को, जो हम रोल बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमने यहाँ पे हमने रखा पराठा इस तरीके से, और ये हमारी चिकन भी बस थोड़ी सी ड्राई और होगी, फिर हम इसमें असेंबलिंग की तरफ आ जाएंगे। इसके साथ आप लोग जिंजर एल बना लें या कोई लेमनेड बना लें, मतलब कोई अच्छा सा समर ड्रिंक होता है, फ्रिजी ड्रिंक के साथ बना लें, या मैंने आप लोगों को जामन का ड्रिंक बताया था, आलू बुखारे का ड्रिंक बताया था, जो प्लम्स होते हैं उनका ड्रिंक आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम फ्रिजी ड्रिंक्स में, बिकॉज फ्रिजी ड्रिंक्स आर रियली हार्मफुल फॉर हेल्थ। अगर आप लोग घर में लाइक जिंजर का ड्रिंक बनाएंगे, उसमें लेमन डाल दें एंड लाइक मिंट के पत्ते, जो पुदीने के पत्ते होते हैं वो डाल दें, लेमन जूस हो गया, थोड़ा सी चीनी हो गई, या फिर वो जो चीनी का जो पानी बनता है वो बना लें और फिर आप इसका ड्रिंक बनाएं, बहुत मज़े का लगेगा। पुदीना ज़्यादा डाल दें, बर्फ़ हो गई, इसमें थोड़ा सा लेमन पाउडर होता है, किसी भी ब्रांड का लेमन पाउडर डाल दीजिए, फिर इसको बर्फ़ के साथ आप लोग ब्लेंड करके इसके रोल्स के साथ पिएंगे, खाएंगे तो बहुत मज़े का लगेगा। क्योंकि फ्रीजी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए, तो अवॉइड किया करें, उसमें कैलोरीज ही बहुत होती हैं। और आप यकीन करें, एक ग्लास में 7 से 8 टेबल स्पून शुगर होती है। आप सोचें, आप एक ग्लास कोक कुछ भी पी रहे हैं फ्रीजी ड्रिंक, और उसमें आपने समझे 8-9 चम्मच आपने चीनी के पी लिए, तो क्या हाल होगा। मोटापा का मोटापा, और सेहत भी ख़राब, और हर चीज़ ख़राब। चलिए देखिए, चिकन हमारा ड्राई हो गया है। इस तरीके से हमने ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं डालना था। देखिए मैंने इसमें से 2 से 2.5 चम्मच मैंने ऑयल डाला है। ये हमारा ड्राई हो गया है चिकन। इसमें गार्लिक का एंड बहुत अच्छा सा एक अरोमा आ रहा है। अच्छा, आप लोग चाहें तो उसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसमें कोयला भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। कोयले का धुआं, जब ये चिकन रेडी हो जाए, फिर आपने चिकन बोल में डाला, कोयला का टुकड़ा रखा, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें ढक दिया, तो उसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। चलें जी, ये हमारा चिकन हुआ रेडी। अब आ जाते हैं हम अपनी असेंबलिंग की तरफ। बिल्कुल भी पानी इसमें होना नहीं चाहिए, इसके जो जूसेस हैं वो इसी के अंदर एब्जॉर्ब हो गए हैं। अच्छा, यही चीज़ हम चपातियाँ, जो घर में चपाती बनती है, रोटी बनती है, उसके चपाती रोल बना सकते हैं। अगर पराठा कोई नहीं खाता, जैसे डार्क ब्राउन, जो ब्राउन आटा होता है, उसकी भी हम जो रोटी बनाते हैं, जो डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं, वो आप ये चिकन डालें, चटनी डालें, और आराम से आप उस रोटी का रोल बना के खा सकते हैं। अच्छा, अगर मैं हूँ, जैसे मैं ब्राउन ब्रेड खाती हूँ, तो मैं ब्राउन ब्रेड में कुछ नहीं से सलाद के पत्ते रखे, खीरा रखा, थोड़ा सा आपने चिकन रख दिया, ऊपर से आपने रायता एंड इमली की चटनी डाल दी, एंड जस्ट यू कैन हैव इट इन ब्राउन ब्रेड का सैंडविच। ही बहुत अच्छा बनेगा ये। चलिए जी, हमारा ये फ्लेम हम ऑफ करते हैं। हमारी चिकन रेडी है। अब हम ये जो हमारा वो के हम इधर ले आते हैं, ताकि फिर हम आपको बताएं हम असेंबलिंग कैसे करेंगे। चलें जी, ये हमने लिया पराठा, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे ये चिकन जो हमने बनाया है अभी, ठीक है। चाहे तो आप लोग, कुछ लोग खाते हैं अनियंस, बहुत शौक से खाते हैं, तो आप लोग अनियंस भी इसमें डाल सकते हैं, रिंग्स काट के। लेकिन मैंने सिर्फ सलाद के पत्ते लिए हैं, ठीक है। ये हमने चिकन डाला, फिर ये आपका आया थोड़ा सा सलाद का पत्ता, ठीक है। और ये आई आपकी ये रायता, जो चटनी बनाई थी हमने, ये हमने इसमें ऐड किया, ठीक है। और ये जो हमने बनाया था, मैंने आपको बताया था क्रीम एंड योगर्ट का जो डिप है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा हम यहाँ लगाएंगे इसको, ठीक है। और इसके ऊपर भी हम डाल देंगे इस तरीके से। और ये आ गई हमारी इमली की
चटनी, ये हमारी इमली की चटनी आ गई है। अब हमने क्या करना है, अब ये देखें हम ये करेंगे, थोड़ा सा यहाँ किया हमने, इसको हमने रोल करना है फॉइल के साथ, हम इसको रोल करते जाएंगे यूं करके। और ये हमारा, इससे क्या होता है कि आपके हैंड्स भी गंदे नहीं होते और चटनी भी बाहर नहीं आती। आराम से देखेंगे इस तरह का हमारा एक रोल बन गया। आप लंचेस में बच्चों को दीजिए, हस्बैंड्स को दीजिए, ऑफिसेज में दीजिए, तो ये इस तरह से हमारा एक ये रोल रेडी हो गया। हम अब एक और बना लेते हैं। अच्छा, ये मैं बग़ैर उसके बनाती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये लगाया चटनी, जो डिप बनाया था हमने योगर्ट एंड क्रीम का, हमने ये लगाया। फिर हमने इमली की चटनी डाली, ठीक है, थोड़ा सा यूं करके फैला दिया। ये जो रायता है हमने ये डाला, ठीक है, ये डाला। फिर ये जो चिकन हमने बनाया है हमने इसको यहाँ पे रखा इस तरीके से। फिर हमने इसको ये रोल किया इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा एक हम यहाँ रख देते हैं बना के। हम ये एक और ले आते हैं, एक हमारा रैप एक और आ जाता है इधर। ये आप लोग जो देखिए, बच्चों को भी बहुत मज़े का लगेगा। आप लोग स्कूल में दे सकते हैं, आप लोग ऑफिसेज में दे सकते हैं उन लोगों को, अपने हस्बैंड्स को। और जो लेडीज़ जो वर्किंग वूमेंस होती हैं वो अपना ये बनाएं, अपना रात को बना के रख दें और ये सुबह आराम से ऑफिसेज लेके जा सकते हैं। चलें जी, ये हमारा चटनी हो गया। इतने में आपको रेसिपी भी बता देती हूँ, इतने में ये पराठे का रोल बता रही हूँ। इससे मैंने चिकन लिया था 500 ग्राम बोनलेस, उससे मैंने अपना 2 टेबल स्पून नहीं 2 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला, वो मैं थोड़ा सा गार्लिक चॉप करके डाला। उसके बाद मैं चिकन को थोड़ा सा भून लिया। उसके बाद हमने वाइट पेपर, ब्लैक पेपर पाउडर और इसमें केचप भी आप लोग डाल सकते हैं। अराउंड 1 टेबल स्पून आपने केचप ऐड करना है तो कर दीजिएगा। मैंने इसमें इमली का पेस्ट डाला था, राइट, 1 टेबल स्पून। और मैंने इसको अच्छी तरह थोड़ा सा काला नमक और अपना काली मिर्च के साथ मैंने इसको भून लिया था। तो ये हमारा जो है ये चिकन हमारा रेडी हो गया। पराठे मैंने आपको बता चुकी हूँ, पराठे मैंने कैसे 2 कप मैदा लिया था, मैंने इसमें हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा डाला था, 1 टीस्पून चीनी डाली थी, थोड़ा सा नमक डाला था और 2 टेबल स्पून मैंने सूजी डाल के इसके पराठे बना लिए थे, ठीक है। और फिर हमने रायता बनाया, फिर हमने पराठा रखा, हमने चिकन रखी और उसके चिकन में मैंने शिमला मिर्च भी ऐड की थी। चिकन रखी हमने, वो जो हमने डिप बनाया था दही का, क्रीम का, हमने वो ऐड किया, रायता ऐड किया और फिर हम अब इसको हम रोल की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसको हमने रोल करके ये पराठे ऐड करिए। आप लोग बनाइएगा ज़रूर, ये बहुत मज़े के बनते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। चले, हमारे पराठे भी कंप्लीट हो गए हैं और हमारा जो किचन सेगमेंट है उसका भी एंड हो गया है। तो हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे हम देखते हैं असफर के पास कौन से गेस्ट हैं। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं एक बहुत ही टैलेंटेड खातून से जो कि अपने बेटे के साथ आज हमारे शो पर आई हैं। हमारे साथ हैं सहरिश इद्रीस और अली अहमद। अस्सलाम वालेकुम सहरिश, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? अली खैरियत से हैं? सहरिश, आपका ये ब्रांड है सीन्स और आप लेडीज़ वेयर कर रही हैं, कब से कर रही हैं? मैं ये 2019 से कर रही हूँ और ये इसमें हर तरह की आपको वैरायटी मिल जाएगी, लाइक कैजुअल, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल्स। और आपने कब से ये शुरू किस तरह किया, क्यों किया? एक्चुअली पहले से शौक था? मुझे शौक था और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता कर रही थी, लेकिन ऐसे कोई ब्रांड ऐसी लॉन्च नहीं की थी। फिर 2019 में ये हुआ कि अब कुछ करना चाहिए, तो फिर एक ब्रांड इसको नाम दिया 19 में और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको स्टार्ट लिया। अच्छा, अगर आपने 2019 में स्टार्ट किया था, फिर तो एकदम से 20 में तो कोरोना वायरस ने हमें हिट किया था और 2 साल बहुत ही क्रूशल गुजरे थे। तो आपके बिजनेस का कोई इफेक्ट हुआ? बहुत अच्छा मेरा रिस्पांस रहा 2020 ड्यूरिंग कोविड, जब हम घर से कर रहे थे। और उसी दौरान में मैंने काफ़ी सेट्स पे भी काम किया था, मतलब लाइक फतूर में फ़हीमा अवान के साथ भी काम किया, मिर्ज़ा वक़ास के साथ भी। आप उनके कपड़े बना रही थी? हाँ, कपड़े उन सब के।
मोहल्लत ड्रामे में जवेरी अब्बासी के साथ हुआ, हिबा बुखारी के साथ हुआ, तो काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ भी काम कर चुके हैं। फिर ये कोविड और कोविड के बाद मतलब ये सब ही चलता रहा, इस तरह से फिर निकले। अच्छा, और अभी आप सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू अपना बिजनेस कर रही हैं ये? हाँ, मैं एक्चुअली ऑनलाइन ही करती हूँ ठीक ज़्यादातर। है। आपको कोई इरादा नहीं आउटलेट वगैरह बनाने का? है इन फ्यूचर, जब अली अहमद का थोड़ा सा माइंड बन रहा है, जैसे अब ये कॉर्ट्स की तरफ अपना जा रहे हैं, तो फिर इन फ्यूचर करेंगे कुछ आउटलेट पे भी। अच्छा, अब हर दफ़ा अपनी लाइन निकालती हैं, हर सीज़न में कोई लाइन निकालती हैं या फोर्टनाइटली या पीसेस बनते ही रहते हैं? बनते रहते हैं और मैं ज़्यादातर कस्टमाइज पे काम करती हूँ। और मतलब लाइक किसी ने कहा कि हमें इस तरह की चीज़ चाहिए और इस बजट में चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ हमारी ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि अगर आपने मुझे एक बजट दिया लाइक 5000, तो उसमें हमने 5000 में ही करना है और हमने मतलब उसको एडजस्ट कर लेना है कि क्या करना है। तो ये होता है, किसी की अगर रेंज है तो उस रेंज में लेके चलना है हमें। अच्छा, और आपकी क्या कंट्रीब्यूशन होती है ब्रांड में अली? मैं तो स्टूडेंट ही हूँ और सीख ही रहा हूँ जाकर साथ। अच्छा, फैशन डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं? फैशन डिज़ाइनिंग सीख रहा हूँ। अच्छा, और इंशाल्लाह मैंने भी अपनी कॉर्ड सेट की ब्रांड लॉन्च करनी है। Cord sets की? कॉर्ड सेट्स की। वेरी नाइस। फॉर मेन? फॉर लेडीज़? फॉर लेडीज़। फॉर लेडीज़ आप लॉन्च करना चाह रहे हैं। अच्छा, सहरिश, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ यहाँ पे आएँ और अपनी कलेक्शन जरा दिखाएं लोगों को। देखिए, हर दफ़ा कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। लाइक अगर अभी हम इसकी बात करते हैं तो हमने इसके साथ कुछ ब्लॉक प्रिंट के साथ और मशीन एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, ठीक है। और हम अगेन अगर इस पे आते हैं, मतलब हम इसको दुपट्टे के साथ भी कैरी कर सकते हैं, विदाउट दुपट्टा भी ले सकते हैं, सबकी अपनी डिमांड्स होती हैं। ये है लाइक इसमें हमने फ्रंट बैक पे दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। कुछ हम और बात करते हैं, इसका मैं आपको कुछ और ये आप जो लाइन डेवलप कर रही होती है, ये आप कोई प्रॉपर कलेक्शन के तौर पे नहीं डेवलप करती हैं, पर ऐसे ही ऑन एंड ऑफ छोटे छोटे पीसेस बनाती हैं? हाँ, मैं बनाती रहती हूँ, मतलब जैसा ऑर्डर हुआ उस हिसाब से फिर मैं करती रहती हूँ। एक दो पीस डिज़ाइन कर लिए, देन फिर उससे ले लिया। इसके साथ ये है, हम इसके साथ इसका थोड़ा सा दुपट्टा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट सा है, मतलब डिपेंड करता है कि हम कस्टमर की भी क्या डिमांड है, लेकिन हम भी फिर गाइड करते हैं। वेरी नाइस। ठीक है, इस तरह से कुछ इसमें हम जैसे लाइक अभी कॉर्ड सेट्स की हम आपसे बात कर रहे हैं, से ये चीज़ है कि बिल्कुल आजकल कॉर्ड सेट्स वैसे काफ़ी लोग पहनते हैं। बिल्कुल 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 सिंपल सी चीज़ है, आप इजीली कैरी कर सकते हैं इसको। अच्छा, ख़वातीन और हज़रात, सहरिश हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इनके ब्रांड का नाम है सीन्स। इनके सोशल मीडिया के लिंक्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हमारे साथ हैं सीन्स ब्रांड की CEO सहरिश इदरीस, और सहरिश की कलेक्शन इस वक्त हमारे मॉडल्स ने पहनी हुई है। जी सहरिश, कुछ बताइए इस ड्रेस के बारे में। देखिए, ये जो हमने यूज़ किया हुआ है, ये ऐसा फैब्रिक है जो हम फॉर्मल्स पे, सेमी फॉर्मल्स पे, दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, कॉटन टाइप फैब्रिक है, कॉटन फ्रेंडली है। इसको हम कॉटन नेट टाइप कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमने देखें अच्छा सा यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी का मोटिव दे दिया है, थोड़ा अच्छा सा स्टाइल। इसके साथ भी हमने दुपट्टा जो है वो हमने कॉटन नेट कर दिया है, एम्ब्रॉयडर्ड। ये बेल लगाई हुई आपने? नहीं, ये एम्ब्रॉयडरी है। अच्छा, एम्ब्रॉयडरी हुई है। हाँ, ये कंप्लीट एम्ब्रॉयडरी है। ये भी आपकी सबकी अपनी चॉइस पे होता है कि अगर किसी को प्लेन या बेसिक चाहिए वो कस्टमाइज कर सकते हैं। ये हमने थोड़ा इसको लाइक सेमी फॉर्मल पे कर दिया है, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ पे है। बाकी अगर हम इसके ऊपर आ जाते हैं, इसके ऊपर हमारा कुछ हैंडवर्क हुआ हुआ है। ये हमने कटदाना यूज़ किया हुआ है, ये हैंडवर्क है, ठीक है। ये टोटल हैंडवर्क पे है और ये चिकनकारी पे है। मतलब इसका जो है ये फ्रंट जो है वो चिकनकारी है, इसकी बैक भी चिकनकारी पे ही है हमारी, ठीक है। इसको भी हमने खड्डी नेट दुपट्टे पे लिया हुआ है और इसके ऊपर भी दुपट्टे पे हमारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ठीक है।
और इसकी क्या प्राइस रेंज है इन कपड़ों की जो इन्होंने पहना हुआ है वाइट वाला है? इन्होंने जो पहना हुआ है ये हम अराउंड 25,000। हाँ 25,000 तक। और ये 3 पीस है? 3 पीस है। ठीक है। ठीक और है? ये वाला? और इन्होंने जो पहना हुआ है इसको हम 20 के अराउंड ही रखेंगे। अच्छा। 20 के अराउंड ही रखेंगे। अब वही मैंने आपसे कहा ना कि डिपेंड करता है कि दुपट्टा हमने एम्ब्रॉयडर्ड करना है या हमने दुपट्टा प्लेन करना है, हमने क्या करना है ना, उस हिसाब से फिर ऑब्वियसली मतलब जितना बढ़ाते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। अच्छा, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रस्मा, थैंक यू रायबा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, और ये जो रेंज है आपकी इन कपड़ों की, इनकी क्या प्राइस रेंज है? लाइक मैंने आपको ये बताया, और ये हर फैब्रिक मेरे ख्याल से मुख्तलिफ है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ये हम फॉर्मल्स में यूज़ कर सकते हैं। ये टेल के साथ है। इसका दुपट्टा भी बहुत स्मार्ट है, मतलब देखेंगे फ्रंट शॉर्ट है। और इसकी क्या प्राइस है? बैक लॉन्ग है। ये भी 25 अराउंड। 25,000। अच्छा, आपकी ये जो कलेक्शन की रेंज है ये स्टार्ट कहाँ से? जिस तरह कोड सेट्स हैं 45,000 से स्टार्ट है। अच्छा, 4,500 5,000 से स्टार्ट है। लेकिन अगर आप आके कहते हैं कि मुझे बस इस रेंज में करना है तो हम कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं एडजस्ट करें। ठीक है, मतलब क्लाइंट को रखना चाहिए। ठीक है। और प्राइस आप आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा, सैरिश, बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं जो कि आपके स्टाइल से इंस्पायर होती होंगी, जिस तरह आप अपने आप को तैयार करते हैं, तो आपने कोई इस तरह का कलेक्शन निकाला है जो कि अबाया या हिजाब की कलेक्शन? हाँ बिल्कुल, मैंने अबाया, क्योंकि बेतहाशा खवातीन बिल्कुल इस तरह तैयार होते हैं, और ये बहुत ही मॉडर्न सा आपने एक अबाया का लुक किया। हाँ, ये हम इसको दोनों तरह यूज कर सकते हैं। लाइक ये देखें आप, तो मतलब कवर्ड भी है और आपको फैशनेबल भी है। हाँ, फैशनेबल भी है, स्टाइल भी आपको मिल रहा है। तो है, मेरे पास है अबाया, लेकिन मैंने कहा नेक्स्ट में हम देखेंगे, क्योंकि अभी एक ही रेंज में हमारा चलना चाहिए। ठीक है। और मैं स्ट्रेट अबाया भी है मेरे पास, मैं बनाती हूँ अबाया, लेकिन अबाया तो टोटल मेरा मेक टू ऑर्डर होता है, मैं कलेक्शन रखती नहीं हूँ। ठीक है। अगर कोई आता है अपना कोई कॉन्सेप्ट आपको देता है तो आप बना सकते हैं। बिल्कुल मैं बनाती हूँ, बिल्कुल मैंने बनाए हुए हैं, या कुछ मेरे अपने अबाया देख के अगर कोई कहता है तो फिर करते हैं। अच्छा सैरिश, हर डिजाइनर की बहुत ख्वाहिश होती है ब्राइडल्स के अंदर वेंचर करने की, पूरे जो दुल्हन के कपड़े होते हैं या वलीमे के कपड़े जो होते हैं, आप ये वाली कलेक्शंस क्रिएट करती हैं? मैं कर देती हूँ, मैंने आपसे कहा ना कि मैं कस्टमाइज पे कर देती हूँ। इवन मैंने किया हुआ भी है और मैंने ब्राइडल भी डिजाइन किए हुए हैं। लेकिन लोग आते हैं ना, वो सैंपल्स देखना चाहते हैं। हाँ, इसके सैंपल्स भी हैं। लेकिन जब कभी काम देखा हुआ होता है ना, या हमारे पास ये वाली कलेक्शन देखी हुई होती है ना, तो वो फिर हम पे ट्रस्ट करते हैं और वो हमें देते हैं। और मैंने ब्राइडल कलेक्शन भी डिज़ाइन की हुई है। लाइक मैंने बारात के जोड़े डिज़ाइन किए हुए हैं, तो पिक्चर्स भी देख के लोग करवा लेते हैं, तो ट्रस्ट करते हैं। ऑफ कोर्स ट्रस्ट करते हैं। अच्छा, अगर कोई भी आपका कोई क्लाइंट हो जिसको अगर मिसाल के तौर पे ये ड्रेस पसंद आ जाए या कोई इस तरह की चीज़ पसंद आ जाए, बहुत ही खूबसूरत है, ये भी बहुत डिफरेंट बना हुआ है, ये ब्लॉक प्रिंट के साथ है कि अभी हमारे पास है ट्रेंड में, तो थोड़ा हैवी लुक, मतलब लोग इसकी क्या प्राइस है? इस रेंज कम है, ये भी 25 अराउंड, 25,000। हाँ 25,000 अराउंड है, क्योंकि ब्लॉक प्रिंट है। अब ये देखने में आपको हैवी लग रहा है, लेकिन जब कोई करीब आके देखेगा तब उसको पता चलेगा ये हैवी क्यों है। इसके ऊपर ब्लॉक प्रिंट के ऊपर हैंडवर्क हुआ हुआ है। और ये आप सब ऑनलाइन से? हाँ, मैं ऑनलाइन पे आप टोटल ऑनलाइन करती हूँ। अगर कोई विजिट करना चाहता है तो फिर वो अपॉइंटमेंट बेस्ड है। अच्छा, वो फिर आपके स्टूडियो आ जाता है? वो आ जाता है। अच्छा, वहाँ पे आके देख लेते हैं ये, ठीक है। अगर किसी को अपने हिसाब से कलर्स चेंज कराने हो, या अगर किसी को ये काम बहुत पसंद हो, वो आपसे कह रहा हो कि मैं ये चाहता हूँ ये वेलवेट पे आप बना दें, या कोई फैब्रिक इस तरह चेंज कर दे, तो आप वो सब कर सकते हैं? बन जाएगा, बिल्कुल। मैंने आपसे वही कहा कि कस्टमाइज है, तो आप कुछ भी कहें, कलर चेंज कर दो, आप फैब्रिक चेंज कर दो, या जो भी कुछ है वो सब चेंज हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं होता। अच्छा सैरिश, मुझे एक और बात आप ये बताएं कि कभी भी अगर लोग आपके पास आ रहे होते हैं अपने ऑर्डर्स लेके, और आपको एक डिज़ाइनर के लिए मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होता है किसी और डिज़ाइनर का काम रिक्रिएट करना, और मेरे ख्याल से ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि किसी एक्ट्रेस की तस्वीर लाके दिखा दी कि ये बना दो, या किसी बड़े डिज़ाइनर कोई और एस्टैब्लिश पुराने डिज़ाइनर का, आप क्या मना करती हैं? आप कहती हैं कि ठीक है मैं बना देती हूँ? देखिए, मैं कहती हूँ बना देना चाहिए, और बना भी देती हूँ। बिकॉज देखिए, अगर एक डिज़ाइनर 50,000 दे रहा है, लेकिन अब क्लाइंट आ रहा है और उसकी रेंज नहीं है, उसकी रेंज वही 5,000 है, और वो कहते हैं कि नहीं हमें करना है, तो फिर करके देते हैं। अच्छा, वैसे आपको क्या मजा आता है सबसे ज्यादा? आपको क्या लगता है आपका हॉटेस्ट सेलिंग आइटम? किसी का कॉपी करना इतना आसान नहीं होता जो आपका अपना डिजाइन होता है।
इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मेरी खुद की ही क्रिएटिविटी है। मैंने मतलब कोई ऐसा वो नहीं, ज़ाहिर है हमें आइडिया तो मिलता है ऑब्वियसली, लेकिन खुद से किया हुआ ज़्यादा है। लाइक ये भी है, देखें ये भी हैंड के साथ है, मतलब हम थोड़ा बहुत ले लेते हैं, अच्छा हमने इसमें ये चीज़ यूज़ करनी है, या हैंड वर्क है, हमने इसमें दबका यूज़ करना है, हमने इसमें कोड़ा, हमने इसमें मशीन भी डाल दी है, क्योंकि अब टोटली मशीन पे लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, इवन डिज़ाइनर्स भी तो मशीन कर वर्क देते में। हाँ, मशीन और, वर्क मुझे- ज़्यादा होते हैं, वो हैवी लगता है। और सहरिश, आपको क्या लगता है आपका हॉटेस्ट सेलिंग इसमें से आइटम कौन सा है जो सबसे ज़्यादा जिसके ऑर्डर्स आते हैं, किस चीज़ के? देखिए जो ये है लाइक ब्लॉक प्रिंट के साथ जो है एम्ब्रॉयडरी है, जैसे या जैसे हमारी ये वाली एम्ब्रॉयडरी है, ये वाला फैब्रिक बहुत अच्छा है, ये लोकल फैब्रिक। हाँ, दोनों सीज़न में आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। अगर आपने इसको विंटर्स में लेके जाना है तो आप इसमें स्लिप हम ऐड कर देते हैं, तो वो थोड़ा मोटा हो और जाता आपकी है। कोई आफ्टर सेल सर्विस भी है, जो कि कभी कभी होता है ना कि अगर कोई मोती निकल गए या कहीं से कपड़ा चिरा हुआ है या ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लेन आती है, लेकिन अगर कभी हो ऐसा हो जाता है तो फिर बिल्कुल मैं करके देती हूँ। आप अवेलेबल बिल्कुल मैं करके सहरिश, बहुत बहुत शुक्रिया शो पे Thank आने के you. लिए था। इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। ख़वातीन और हज़रात प्लीज़ बैठिए। ख़वातीन और हज़रात, आप लोग जानते हैं हमारी हमेशा से कोशिश होती है आपकी मुलाकात पाकिस्तान के उन बेहतरीन क्रिएटिव लोगों से कराएं जो कि अपने तौर पे कोई ना कोई बिज़नेस कर रहे हैं और इस मईशत के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वक्त हो जाता है आपसे अलविदा लेने का। कल इंशाल्लाह फिर आपके साथ होंगे एक बेहतरीन से शो के साथ। कोशिश करेंगे कि आपके लाइफ के अंदर थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन हम भी करें। छोड़े जा रहे हैं आपको आज रात 8 बजे एक ड्रामा आप देखेंगे उसके ट्रेलर के साथ, जिसका नाम है रुसवाई का सफ़र। आज आप इसका दूसरा हिस्सा देखेंगे। इसको डायरेक्ट किया है असगर मिर्ज़ा ने। कास्ट में है मोमल खालिद, जिब्रान सैयद और मदिया इफ्तिखार। इसका ट्रेलर देखिए, अपना ख्याल रखिएगा। कल सुबह फिर मिलेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। खुदा हाफ़िज़। इतनी ताख़ीर से मत मिल मुझे ए दोस्त के फिर नब्ज़ बाकी ना हो दस्ते मसीहा रह। जिस्म मेरा ज़रूर दुनिया के झमेलों में भटकता रहता है, मगर रूह तो तुम्हारे पास होती है। वैसे ये शिकल से धंधे वाली नहीं लगती। अपनी जिंदगी से मैं तुम्हें बरी करता हूँ।